अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरियम कैवान विद अ फ्रेश एपिसोड ऑफ नॉट एवरी वुमन। मुझे ये बताएं कि इंसान को खुशी किस चीज़ से मिलती है। मतलब कभी खुद भी बैठें और सोचें खुशी मिलती किस चीज़ से है। शायद कुछ ऐसे अफराद जो थोड़ी कसमपुसरी की ज़िंदगी गुजार रहे हों, उनको लगता हो कि जो बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, जिनके पास बड़ा घर है, बड़ा बंगला है, ये तो खुश हैं। क्या ऐसा होता है? शायद हमें लगता है कि हम कोई नई चीज़ ख़रीद लेंगे, कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ ख़रीद लेंगे। फॉर इंस्टेंस हम नया फ़ोन ख़रीद लेंगे तो हम बड़े खुश हो जाएंगे। फ़ोन क्यों चाहिए? क्योंकि हमें खुशी मिलेगी। हाँ, शायद कुछ दिनों के लिए आप बड़े एक्साइटेड हों, आप बड़े खुश हों, वो डोपामीन रश भी हो रहा हो, आपको एड्रेलिन रश भी मिल रहा हो, एक होती है। बट देन व्हाट? डज इट नॉट फेड अवे? कुछ अरसे के बाद क्या हम किसी और चीज़ की चाह में नहीं लग जाते सिर्फ इसलिए कि शायद हमें उससे खुशी मिले? ऐसे छोटे छोटे गोल्स रखते हैं, उनको अटेन करते हैं, फिर वो फिजल आउट कर जाता है, फिर किसी और चीज़ की तलाश में जाते हैं। माई पॉइंट इज़, ये तमाम फीलिंग्स ऑलरेडी आपके अंदर एग्जिस्ट करती है, लेकिन हम शायद इन्हें कहीं बाहर ढूंढ रहे होते हैं। इसी तरीके से एक एग्जांपल है दैट व्हेन वी फॉल इन लव, तो हमें लगता है कि वो जो दूसरा बंदा है वो हमें बहुत खुशी दे रहा है। उसको देखने से, उसको मिलने से, उसके साथ थोड़ा वक्त गुजारने से आपको खुशी मिल रही होती है। बट प्लीज़ रियलाइज़ द फैक्ट कि वो खुशी ऑलरेडी आपके अंदर है। वो जो ट्रिगर है वो बाहर से मिल रहा है। बीइंग अ ह्यूमन, हमें इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो ट्रिगर हम अंदर से ही अपने आप को दें और वो खुशी आपको मिल जाए। इस नोट के साथ आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। वी हैव एन अमेजिंग गेस्ट, इरम रिजवी। ये इनका आईटी से ताल्लुक़ रहा है। शी वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दुबई। उसके बाद पाकिस्तान आ गई। मुख्तलिफ आईटी कंपनीज़ लाइक माइक्रोसॉफ्ट, IBM, सिस्को, मतलब ऐसे बड़े नामों के साथ भी काम किया है। और अब यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं उनसे रिलेशनशिप एडवाइस भी ले रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि शी इज़ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन ट्रेनर। तो जब कहते हैं ना मसले होते हैं इसलिए क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होता, तो ये उनको ट्रेनिंग देती हैं। तो उनके पास इतने लोग आते हैं एडवाइस के लिए कि हमने कहा कि आज उनको बुलाएं, उनसे थोड़ी पर्सनल ज़िंदगी के हवाले से भी बात करें, थोड़ी प्रोफेशनल ज़िंदगी के हवाले से भी बात करें, एंड कम्युनिकेशन मोस्टली इस पे बात करें। लेट्स वेलकम आवर गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मरियम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं, यू वर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दुबई, यस। और फिर यहाँ पाकिस्तान। तो ये ज़रा सफ़र से ही शुरू करते हैं कि किस तरह का बचपन रहा, फिर आज आप जिस मुकाम पे हैं। लोग तो सिर्फ देखते हैं कि अच्छा बस बहुत फिट होगा, लेकिन यकीनी तौर पे बीच में बहुत सारे ऐसे मराहल, ऐसे मुश्किल मराहल भी गुजरे होंगे। ज़रा अपनी जर्नी के हवाले से बताएं। जी बिल्कुल, दुबई में परवरिश हुई है सारी, पढ़ाई भी वहीं से हुई थी। ग्रेजुएशन जब स्टार्ट करना शुरू किया लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी से, तो मेरे अब्बू को कैंसर डायग्नोस हो गया था। उसकी वजह से आई हैड टू स्टार्ट वर्किंग। एक बहुत अच्छी मेरी किस्मत रही है इस चक्कर में कि क्योंकि मैंने जल्दी काम स्टार्ट किया, मेरा स्ट्रगल जल्दी शुरू हुआ, तो जिन लोगों को वो चीज़ फेस करनी पड़ती थी 23-24 साल की उम्र में, मैंने 18.5-19 साल की उम्र में फ़ेस किया। राइट। तो बाय द टाइम आई वाज 22 आई वाज विद माइक्रोसॉफ्ट। तो वो Alright. छोटी शुरू की पार्टनर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस में जॉब करके डिग्री जब एक्चुअल आ गई, टेक डेटा में गई, एंड आई वाज पिक्ड अप बाय माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद आई वाज विद सिस्को, और सिस्को के बाद मैंने अपना एक स्टार्टअप किया। Right. और उस स्टार्टअप को हमने एग्जिट करके दुबई में, फिर हम यहाँ पे पाकिस्तान आ गए। आज Startup was से also related to IT. IT, yes, Okay. it was an app, and वो हमने एग्जिट आउट करके वी केम हियर। अब पाकिस्तान जब हम आए तो आई स्टार्टेड इमीडिएटली विद IBM। आती फ़ौरन IBM के साथ जॉब हो गई, एंड देन मेरा जो लास्ट प्रोजेक्ट था दैट वाज विद Schneider Electric, हैंडलिंग APC पोर्टफोलियो फॉर सेंट्रल नॉर्थ KPK। अब वो ख़त्म करने के बाद पिछले ऑलमोस्ट 1 साल हो रहा है, आई हैव गॉट इनटू ट्रेनिंग्स इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की, क्योंकि मेरा जो 15-17 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है MNCs के साथ, मर्दों के साथ, औरतों के साथ, बच्चों के साथ, फिर अपने से बड़े बहुत थे, वो सारा मैंने इकट्ठा करके हैव क्रिएटेड माई ओन कंटेंट, माई ओन थिंग, एंड नाउ आई गिव ट्रेनिंग्स अराउंड इट। तो लोग जो दूसरों की कहानियाँ सुना रहे होते हैं किसी सिचुएशन की, मैं उनको अपनी कहानियाँ सुना रही होती हूँ, अपनी ऑब्जर्वेंस सुना रही होती हूँ। तो ये मेरी जर्नी रही है जिसमें चैलेंजेस थे। अब्बू की हेल्थ का था, आई हैड टू गेट आउट ऑन अ वेरी अर्ली एज। मेरे चैलेंजेस ऐसे भी थे कि फ़ीस पे करनी थी, तो मैं वॉक करती थी, ट्रांसपोर्ट नहीं लेती थी कि फ़ीस पूरी चली जाए, अब्बू को ज़्यादा पता ना चले घर पे परेशानी क्या है। फिर पढ़ाई करनी थी साथ में, सो आई वॉज़ वेरी हंग्री। और मुझे याद है अच्छी तरह कि मेरी 22-23 साल की उम्र की जो बर्थडेज़ आती थी, मैं उनमें बहुत रोती थी, कहती थी मेरे पास वक्त बहुत कम है।
और मुझे बहुत कुछ करना है, बिकॉज घर के जो बड़े होते हैं उन पे ऑटोमेटिकली एक जिम्मेदारी आती है। छोटे भाई बहन थे सारे, एंड आई वांटेड टू गिव देम अ लाइफ जो कि मतलब इस तरह का ना हो कि कोई फाइनेंशियल बहुत छोटी उम्र में ही आपके ऊपर वो रियलाइजेशन आ गई कि मैंने करना है इनके लिए। तो मेरा ख्वाब था कि मैं ना 35 साल की उम्र तक जो है ना एक सैलरी अचीव करूँगी, वो हमने सोच के रखा था, और वो मैंने 26 साल की उम्र पे अचीव किया। और मैंने माशाल्लाह मतलब प्रॉपर्टीज़ भी ली, अम्मी अबू का घर भी कराया, सब किया, फिर दोबारा स्टार्टअप कर लिया, स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट्स हुई, तो अप एंड डाउन्स रहे हैं लाइफ में, बहुत सीखा है। इनफैक्ट मेरे स्टार्टअप को लेकर तो मैं ये कहती हूँ कि मैं किताब लिख सकती हूँ कि क्या गलतियाँ ना करें आप, कि मैं इतनी गलतियाँ की हैं और उससे सीखा है, एंड आई एम वेरी ओपन अबाउट इट। मैं कोई वो नहीं कहती कि बड़ा मैं हिट थी, बहुत अच्छा रहा, ऊपर गया नीचे आया, अपनी अपनी गलतियाँ भी पता है हमें, और उसी ने हमें बेहतर इंसान बनाया। जो फेलियर्स आपको चीज़ें सिखा देती है वो पूरी ज़िंदगी आप खुश खुश हैप्पी रहते हुए भी कभी वो लेसन्स नहीं आप वो कोई किताब कोई शक्स नहीं सिखा सकता, जो आपकी अपनी पर्सनल होता है। बिल्कुल अपनी गलती जो आपको सिखाती है ना, जब आप बैठते हैं और आप कहते हैं ये मैंने क्या कर दिया, वो चीज़ जो होती है इतनी अच्छी लर्नर होती है कि उससे अच्छा टीचर कोई नहीं है। अच्छा, और एरम कितना ज़रूरी है कि ये जो फेलियर वाली चीज़ें हैं ये यंग एज पे ही आपको हिट कर जाए, ताकि आपके पास स्कोप ज़्यादा होता है ना कि ठीक है हिम्मत करके फिर वापस उठना है, फिर और कुछ करना है। अगर वो भी फेल हो जाए तो कोई बात नहीं, अभी भी ज़िंदगी है। लेकिन लोग तो इतना ज़्यादा वो सेफ के चक्कर में रिस्क एवर्स होते हैं, चलो पहले डिग्री हो जाएगी, फिर ये हो जाएगा, फिर किसी स्टेबल जॉब पे कि एटलीस्ट एक मंथली इनकम तो आती रहे। बिल्कुल, लोगों का होता है ना कि पता नहीं बिजनेस करेंगे या स्टार्टअप करेंगे, चलेगा नहीं चलेगा, कुछ आएगा नहीं आएगा, तो माइट एज विल गो फॉर अ सेफ वो सैलरी वाली चीज़। लोगों के साथ असल में इशू ये होता है मरियम कि वो बस काफ़ी है पे सही रहते हैं, वो समझते हैं कि बस इतना मुझे मिल जाए। ख्वाब बड़े देखते ही नहीं, ऐसे ख्वाब देखते ही नहीं कि जब आपको किसी को बताएं बैठ के ये ख्वाब, तो कहीं दिमाग ख़राब है तुम्हारा। ख्वाब ऐसा होना चाहिए जहाँ लोग आपसे कहें पागल हो, ये तुम्हें मिल सकता है, ये हो सकता है। मेरे अब्बू को कहते थे लोग, जब अब्बू कहा करते थे बच्चियाँ ये करेंगी वो करेंगी, कहते हमारे ख़ानदान में कभी इंजीनियरिंग की है किसी ने, हमारे ख़ानदान में किसी ने कभी किया, दिमाग ख़राब है तुम्हारा। सैलरी पे जब बात करते थे तो मुझे याद है कि मैं माइक्रोसॉफ्ट में जब नेगोशिएट करने लगी थी तो मेरी अब्बू से ज़्यादा सैलरी की अमाउंट मैंने कह दी थी, और मेरे अंदर दिल धक धक कर रहा था अब तो गई इतनी बड़ी कंपनी है, मेरा दिमाग ख़राब है, मैं तो कम में लग जाती। लेकिन वो एक हिम्मत करके जब मैंने की वो मुझे मिली, एंड आई वॉज एट अ स्टैंड एट, और मैं उस सैलरी पे होती थी जिस पे यूजुअली लोग मेरी एज के सोच भी नहीं सकते थे। वो इसलिए कि मैंने रिस्क लिए। देयर इज़ अ रीज़न वेयर आई एम टुडे, जो कि थोड़ी सी रीज़नेबल पोजीशन है, वो यही है कि मैंने रिस्क बहुत ज़्यादा लिए। शादी में भी रिस्क लिया, कैरियर में भी रिस्क लिया, मोहब्बत में भी रिस्क लिया, हर चीज़ में जो है ना मैं, एंड यू वुड अंडरस्टैंड कि मैंने 2 दफ़ा स्काई डाइव की है, बंजी जंपिंग की है, और मैंने जिप फॉल भी की है। यस, तो वो मेरे अंदर एक चीज़ थी कि रिस्क जंप लगा लो, देखते हैं क्या होता है। दिल जहाँ पे लग रहा है, जहाँ पैशन जा रहा है वो करो। और प्रॉब्लम यही है जो आपके क्वेश्चन में था कि लोग नहीं लेते रिस्क, लोग कहते सेफ खेलते रहो। और यकीन करें जब ये 50-60 साल के होते हैं तो ये कहते हैं काश मैंने उस टाइम पे ये कर लिया होता, काश मैं उस वक्त खड़ा हो जाता, काश मैं उस वक्त वो स्टेप ले लेता, काश मैं रिज़ाइन कर देता और अपने पैशन के बिजनेस में चला जाता, शायद ये होता या उससे ज़्यादा बुरी चीज़ कोई नहीं होती कि एक ज़िंदगी आप गुजार दें सिर्फ गुड इनफ पे, उस पे नहीं कि जो आपको मतलब पैशन था आपका। तो ये एक चीज़ है जो है ना कि एक एज तक काम करते रहो, उसके बाद फिर आप एंजॉय करें जो आपने पूरी ज़िंदगी किया। तो अगर उस फेज़ में आके व्हाट इफ़, आई विश, शायद और काश वाली ज़िंदगी गुजरना मतलब शुरू हो जाए, ये मरहला आ जाए, तो फिर उस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। हाँ, लेकिन इसकी भी हमारे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं कि जो लोग 50-60 साल की उम्र में जिनको एकदम से अवेयरनेस हुई कि मैं कुछ करता हूँ और उन्होंने बिजनेसेस किए हैं। दैट्स द पॉइंट। वो भी अच्छी चीज़ है। कुछ लोग तो खाली रियलाइजेशन हिट करने के बाद उसके सदमे में रह जाते हैं ना, कुछ प्रैक्टिकली नहीं करते। जी जी बिल्कुल। आपने देखा होगा बुजुर्ग हमारे कुछ ऐसे होते हैं हमारे आगे पीछे जो बहुत सड़ू से रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, वो वही वाले होते हैं जिनको लाइफ में फुलफिलमेंट नहीं हुई। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके बराबर में आप बैठे हैं तो उफ किस्से कहानियाँ, मैं आर्मी में था तो ये किया, मैं वहाँ गया, तो मोहब्बत के किस्से सुना रहे होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है उन बुजुर्गों में कि आप क्या कौन सा बुजुर्ग बनना चाहते हैं, कि जहाँ महफिल लगी हो या जहाँ लोग छुप जाएं कि वो बड़े मियाँ आ गए हैं तो छुप जाओ, गुस्से में रहते हैं। तो ये एक बड़ा, ये आपकी एक नज़र होती है 2 डिफरेंशिएट ज़िंदगियों की, कि जिसने सक्सेसफुल लाइफ गुजारी होती है, फुलफिलमेंट जिसकी होती है कि मेरे
मेरी ख्वाहिशें पूरी हुई हैं, उसके साथ आप मज़े करेंगे। वो 80-80 साल के बैठे होते हैं, किस्से सुना रहे होते हैं इंडिया पाकिस्तान के, और ये वो, और उन्होंने कुछ किया होता है ज़िंदगी में, बचपन में ये बिल्कुल। किया था, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास वाकई सिवाय डांटने के कि तुम क्या कर रहे हो, ये कोई तरीका है, ये कोई तमीज़ है, दे डोंट हैव मैटर। और ये पता चलता है कि किस किस्म की लाइफ उन्होंने गुजारी थी। तो ये चॉइस होती है लिसनर्स की कि भाई आप आज भी वक्त है आपके पास, जब आप सुन रहे हैं कि किस किस्म का बुढ़ापा चाहते हैं आप, बड़ी बी वाला या हॉट शॉट वाला, कि ऐसी लाइफ होनी चाहिए। लाइफ हो कि लोग शौक से आपके सामने बैठना पसंद करें कि आप आज हमें अपने किस्से सुनाएं, राइट। अच्छा, अब थोड़ा सा बात करते हैं कि आई एम श्योर आपने देखा होगा कि दुबई में डायनामिक्स बहुत डिफरेंट हैं, फिर जैसे पाकिस्तान में है, इट्स अ डिफरेंट माइंडसेट और डिफरेंट लाइफस्टाइल है। फिर स्पेशली अगर हम ख़वातीन की बात करें जो शादी के बाद घर पे बैठी होती हैं, उनको एक अमूमन वो चीज़ आती है ना कि हम प्रोडक्टिव कैसे हों, या अगर हम भी यहाँ बैठ के बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि येस वी आर प्रिविलेज्ड, हम उस सेक्टर से बिलोंग करते हैं या उस क्लास से बिलोंग करते हैं जहाँ वो सहूलत मैसर है कि हम बच्चों को आराम से घर पे छोड़ आए, वो टेंशन नहीं होती कि ठीक है कुछ घंटे हम बाहर गुजार सकते हैं। बट आप कुछ ऐसी ख़वातीन से बात करो जो घर बैठी, उनको ये होता है कि ये तो हमारे सुनने वाली बातें हैं ही नहीं, हम क्या करें, हम तो घर पे, हमारा तो दिन यहाँ शुरू होता है बच्चों के साथ और रात यहाँ हो जाती है। उनके लिए ये फाइनेंशियल लिटरेसी वाली टर्म्स, ये प्रोडक्टिविटी वाली टर्म्स बिल्कुल एलियन होती हैं। क्या कर सकती हैं वो ख़वातीन जो घर बैठी हैं? देखिए, दो टाइप की ख़ातून होती हैं। एक तो वो जो कि खुश हैं इसमें कि ये मेरी ज़िंदगी है, मैं बच्चों को संभालूं, मैं यही करूं, मैंने अपने आप को, अपना माइंड बनाया हुआ है कि मुझे यही करना है। लेकिन रात को सोते वक्त अगर आपके जहन में ख़्याल आना शुरू हो जाए कि मैंने अपने लिए क्या किया आज, तो और बार बार ये ख्याल आता हो, जब आपको मौका मिले आपको फ़ील हो रहा हो कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं किस साइकिल में फंस गई हूँ। फैक्ट्री लेड साइकिल होती है कि ये क्या, जैसे एक ऑर्डर आया तो ये किया तो वहाँ से चीज़ अंदर गई, चीज़ बाहर निकल आई, मतलब ये हो रहा है। तो अगर ये फीलिंग आती है तो इसका मतलब आप दूसरी सेक्ट की खातून है कि जहाँ पे आप अपनी लाइफ का एक मकसद चाहती हैं। अच्छा, मकसद ये भी हो सकता है कि मेरा मकसद है कि मैं पढ़ाऊँ, मैं ख़ुद से पढ़ाऊँ, मैं बैठ के ट्यूशन्स खुद करूँ, और कभी कभार अपने बच्चों के अलावा और बच्चों की भी तरबियत कर रही होती हैं, उनको पढ़ा रही होती हैं। कभी मकसद होता है फाइनेंशियल फ्रीडम कि मेरा अपने हाथ में फाइनेंस होना चाहिए। कभी मकसद होता है प्रोडक्टिव होना, खाली बात अच्छी कर जाना। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं वो रिलीजियस ज़ाकिर हो जाती हैं कि बैठ के पढ़ाई करती हैं और दूसरों को प्रीचिंग कराती हैं। कभी कोई कुरान पढ़ाने में फुलफिलमेंट किसी को मिलती है। लेकिन आपका, मैं कहती हूँ हर औरत का, देखिए औरत मर्द है तो एक ही स्पीशी, जब मर्द की ज़िंदगी फुलफिलमेंट और एक मकसद पे होती तो एक औरत की क्यों नहीं हो सकती? औरत की हमने क्यों एक फैक्ट्री लेड में डाल दी है? तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप घर में रह के भी अपनी ज़िंदगी का एक कोई मकसद बनाएं, एक पैशन ढूंढें। कभी कभार वो पैशन सिर्फ किताबें पढ़ना भी हो सकती हैं, बिकॉज जितना आप पढ़ेंगे उतना आप इंटेलेक्चुअल होंगी, अपने बच्चों को किस्से सुना सकती हैं, कुछ समझा सकती हैं। कुछ औरतों को बहुत शौक़ होगा शायद पॉलिटिक्स का, वो वाकई आप पढ़ें, आप दुनिया की पॉलिटिक्स पढ़ें, सिर्फ पाकिस्तान पे ना रहें, बच्चों को बताएं कैसे पॉलिटिक्स होती है, क्या चीज़ होती है, सियासत के क्या रूल्स होते हैं, लॉज क्या होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होती हैं, ये सब करें। लेकिन पैशन ढूंढें, रील वाली माएँ ना बने कि बस वो एक फ़ोन पे टाइम वेस्ट कर रही हैं। एक रील देखी उसमें खुश हुई, एक रील में ड्रामा था, एक रील में जो है वो कॉमेडी हो गया, एक रील में जो है वो शौहर के बारे में किस्सा था तो वो फॉरवर्ड कर रही हैं उनको। वो वाली माएँ ना बने, अपना मकसद एक रखें ज़िंदगी का कि मुझे किसी चीज़ की स्किल हासिल करनी है। अच्छा, हो सकता है पैशन ना मिल रहा हो आपको, ठीक है, नहीं समझ आ रहा, तो ढूंढें, कोई काम करें, उस काम को करने में मज़ा आपको आने लगे। मैंने बहुत सारे लोग रिसेंटली देखे हैं जिन्होंने बहुत जल्दी जल्दी अपना पैशन चेंज किया है क्योंकि उनको उस पैशन के साथ फुलफिलमेंट नहीं हो रही थी। कभी जो है वो बेकिंग करने लगी, उन्होंने छोड़ दिया। फिर वो सालन पका के सब करके मोहल्ले में सेल करना, वो भी छोड़ दिया। थोड़े दिनों में सिलाई स्टार्ट कर दी, वो छोड़ दी। थोड़े दिनों में जो है वो इस तरह के उन्होंने वो वीडियोज़ बनाने शुरू कर दिए। लेकिन आप करती रहें कुछ ना कुछ कि किस चीज़ में मज़ा आ रहा है, और जहाँ आपको ये दिखे कि बच्चे भी सपोर्ट कर रहे हैं, हस्बैंड भी खुश हो रहा है और बहुत ज़्यादा काम डिस्टर्ब नहीं हो रहा। ये नहीं कहना है कि पूरा घर जो है वो एक तरफ पड़ा हुआ है और आप अपने पैशन में लग गई। आपका पैशन इतना अच्छा हो कि जिसमें से पैसे मिल रहे हैं, आप रखें, आप मेड्स रखें जो वो काम करें और आप अपना पैशन सर्व करें। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ढूंढें कोई ना कोई स्किल, अपनी ज़िंदगी का एक मकसद रखें। एक वो सपोर्टिंग कैरेक्टर ना बने कि मूवी ख़त्म हो गई, वो बंदा क्या था हमें उसका नाम ही नहीं पता और वो एक्टर के साथ हर जगह चल रहा था। डोंट बी अ सपोर्टिंग एक्टर। अच्छा इरम, एक अभी रिसेंटली आपकी बातों से मुझे याद आया, अभी
इसी साल वेमेंस डे के मौके पे आई वाज एट स्कूल, वहाँ पे पैनल डिस्कशन चल रही थी, वेमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बात हो रही थी। तो इसी तरीके से पैनल बैठा हुआ था, सबने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की कि ठीक है अब आप घर बैठे बैठे अपना कोई ना कोई शौक ढूंढ लें, कर लें, कुछ से कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी आ जाएंगे, मदद भी हो जाएगी एंड ये वो। पूरा सेशन ख़त्म हुआ, उसके बाद एक अम्मी, मतलब शी वाज़ वेरी स्वीट, वो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, इट वॉजंट टू स्टूडेंट्स बट उन्होंने कुछ मदर्स को भी बुलाया हुआ था बच्चों की, ताकि उनको हेल्प आउट हो जाए। तो वन ऑफ द मदर्स शी केम और कहती कि ठीक है बहुत खूबसूरत बातें की हैं आप सब ने, लेकिन हमारी ज़िंदगी से इसका क्या ताल्लुक़ वास्ता। तो हमने कहा क्या मतलब क्या 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 हालात हैं आपके, क्यों इस तरह सोचती हैं? तो कहती है मैं हूँ, मेरे घर में मुझे एक सास को संभालना पड़ता है और फिर मेरे ऊपर एक सौतन भी है और उसके बच्चे भी हैं। तो कहती है मेरी तो सुबह होती है, मुझे लगता है स्टार प्लस का कोई ड्रामा शुरू हो गया, इतनी पॉलिटिक्स होती हैं, कभी नंदा के मेरी बेइज्जती कर जाती है, कभी ये कभी वो, हमारा तो इतना दिमाग भी नहीं रहता। कहती मुझे लगता है मैं एक ज़हनी मरीज़ा बनती जा रही हूँ, इतना भी दिमाग नहीं है कि मैं कुछ सोचूं कि मैंने क्या करना था या क्या पहनना था या कोई ये वो। एंड आई एम श्योर हमारे माशरे में बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो इस तरह के साइकिल में फंसी हुई हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाउ कैन दे? मैडम दिस इज़ डिस्ट्रेसिंग। ये है हमारा एक नॉर्म है, हम इससे भाग नहीं सकते। ये वो वाली क्लास है, ये वो वाले लोग हैं, सेक्टर है, और क्लास से मेरा मकसद बिल्कुल फाइनेंशियल नहीं है, मेरा मकसद है अपब्रिंगिंग का। ये वो लोग हैं जिनको बचपन से यही बताया गया है कि तुम्हारी कोई पहचान नहीं है एंड यू आर अ सपोर्टिंग एक्टर, और आपको बस आपकी शादी करके आप किसी और की जिम्मेदारी हैं। जिन घरों में पेरेंट्स ने अपनी बच्चियों को थोड़ा पावरफुल बनाया है, इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की है, घर में उनके पास ये था कि नहीं अब्बू मुझे ये नहीं खाना, मेरा ये खाने का दिल है, जिद नहीं लेकिन अपनी एक इंटरेस्ट बता तो सकते, इतना तो बता सके। जिन घरों में ये भी अलाउ नहीं होता, ये वही औरतें होती हैं जो बाद में जाके इस किस्म के सेटअप में फंस जाती हैं। एडजस्टमेंट जो है वो इतना ओवर सेल्ड है, मतलब इतनी ज़्यादा उसको मिस यूज़ किया गया है इस लफ्ज़ को कि एडजस्टमेंट करें। एडजस्टमेंट क्या होती है? एडजस्टमेंट कर करके आपने एक शख्स की ज़ात ख़त्म कर दी, उसको घर में आपने आया की तरह जैसे रख लिया और बस आप उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट एडजस्टमेंट टर्न्स आउट। अंदर से मरी होती हैं, बिल्कुल मरी होती हैं, वो सिर्फ एक फैक्ट्री लेट जैसे बताया ना काम कर रही होती हैं। ऐसी औरतों को तो मैं यही कहूँगी कि देखें आप फिर भी ढूंढें, कुछ ना कुछ कोशिश करें, हिम्मत मारें, और कोई ऐसा शख्स हिम्मत मारे जिसकी अपब्रिंगिंग ही नहीं हुई है हिम्मत के साथ। बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है इसके लिए, बहुत बड़ा जिगरा। मैं कहती हूँ ये मेरे लिए बोलना बहुत आसान है, लेकिन उस औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है जिसके कभी भाई बाप माँ ने उसको रिकग्नाइज़ नहीं किया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद से एक हिम्मत डालें, इसलिए नहीं कि आपको पैशन ढूंढना है, इसलिए कि शायद एक बेटी आपको देख रही है, बिल्कुल ऐसे उसकी हिम्मत मारे। जो माँ के अंदर एक ताकत आती है वो ऐसी होती है कि मतलब एक मौजज़ा होता है जो माँ के अंदर जब ताकत आ जाए। हमने बहुत सारे किस्से देखे हैं, उसका सोचते हुए उसको दिन रात आप, मैं कहती हूँ अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं इस तरह की, वो वुमेंस डे का आपने देखा है, आप कुछ दिन तक सिर्फ उसको इस तरह गौर से देखें कि क्या ये मेरी ज़िंदगी जी रही होती तो अभी कैसी दिख रही है, ये कितना हंस रही बोल रही है, मेरी ज़िंदगी में कैसी होगी। उसकी खातिर आप कुछ स्टेप लेने की कोशिश करें, ऑनलाइन स्किल हासिल करें, कोई पैशन ढूंढें अपना। अगर आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, पूरा दिन लगा रही हैं, बेटी से कहें, बेटे से कहें कैमरा सिर्फ रखें, सिर्फ मेरे हाथों की बना के छोटी छोटी सी रील डालें। मैं ये नहीं कहती उससे पैसे आएँ, एक पहचान आपकी बने, एक कंट्रीब्यूशन आपकी दिखे। अगर आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, शायरी आप करती हैं, मैं आपको बताऊं कैपकट जैसा कोई सॉफ्टवेयर लें, उसके ऊपर पीछे एक बैकग्राउंड चल रहा है, सिर्फ अपनी आवाज़ में उर्दू के शेर, अच्छा। दो चार उसके वर्सेस आप डालिए और उसकी रील बना के डालती जाइए। कुछ मतलब छोटे छोटे से ऐसे आइडियाज़ हैं जिससे मैं वाकई कह रही हूँ, पैसे को मैटर मत बनाइए, किसी चीज़ को बनाइए कि ये मेरा शौक़ है, सुबह उठ के मुझे एक रील बनानी है, सुबह उठ के मुझे एक और रील बनानी है, मतलब एक पैशन रखें सुबह उठ के कुछ करने का। ये भी ना करें तो आप जिधर रहती हैं वहाँ की सुबह अगर बहुत खूबसूरत है, आप फजर पे उठती हैं, कुछ करती हैं, अपना सनराइज़ेस की बनाइए वीडियो 30 सेकंड की, और नीचे एक छोटा सा इंग्लिश का या उर्दू का कोई लिख दीजिए, खाली कोई अच्छा सा एक कोट लिख दीजिए और बस उसको पोस्ट करें, रोज़ाना करें। किसी चीज़ के लिए सुबह उठने के लिए एक होती ना खुशी कि मैं सुबह उठ के बनाना है, कोई पैशन। ये तो मैं बड़ी बेसिक सी चीज़ें बता रही हूँ, दिन में किसी टाइम पे कुछ कर लें, कुछ जानवरों में अगर आपका शौक़ है उसमें करें, लेकिन कोई चीज़ ढूंढें, पौधों का करें, मतलब उनके ऊपर स्प्रे मारें, साफ़ करें उनको, और एक अच्छी सी बनाएं, नीचे एक शेर चल रहा हो, बस ये करें, कोई ना देख रहा हो,
कोई ना देख रहा हो, अपने लिए करें। और आप देखेंगी कि एक आपकी कोई एक शौक तो होगा ना जिसके लिए आप सुबह उठ रही हैं कि मुझे एक नई चीज़ मिली है। तो ये आप सिर्फ इसलिए करें कि वो जो आपका बेटा है, एक तो आप उसकी ट्रेनिंग कर सकें कि एक माँ की, एक औरत की पहचान होती है, और बेटी को आप होप दे सकें कि तुमने नहीं खोना है, मेरी तरह तुम्हें नहीं करना है। और बेटी के पास एक एग्जाम्पल हो, जब अगर खुदा न खास्ता उसके साथ ये होने लगे साइकिल, तो उसको याद आए कि मेरी माँ ने तो 45 की एज में ये किया था, मैं तो यंग हूँ, मैं तो अभी कर सकती हूँ। ज़्यादातर लड़कियाँ जो एब्यूज़िव रिलेशनशिप्स में होती हैं, हमारी आजकल की जो बेटियाँ हैं, वो इसलिए होती हैं कि उन्होंने अपनी माँओं को देखा होता है, उन्होंने बिल्कुल माँओं को उस रिलेशनशिप से निकलता हुआ नहीं देखा, इस वजह से उनको निकलना नहीं आता। उनको लगता है सारी बातें जो मरियम और इरम इधर बैठ के कर रही हैं ये रियल नहीं है, क्योंकि उनकी माँ ने इतना गलत एग्जाम्पल सेट किया है। और माँओं को चाहिए, बाप के अंदर ये चीज़ नहीं होती एक्स्ट्रा कुव्वत, माँओं में ताकत आती है। रेवोल्यूशन जितनी भी ख़ानदानों में आया है, वो जो परवरिश थी एक माँ ने चेंज की है। बाप जो थे वो एक हेलीकॉप्टर व्यू रखते हैं, माँ जो है वो सिखाती है, वो बताती है, उसकी बातों और उसके एक्शन से रेवोल्यूशन आता है। तो ये वाली चीज़ जो है रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, और वही जो अपनी ज़िंदगी में वो नहीं देख सकी, जिनके पेरेंट्स ने उनको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं किया, वो अब अपनी अगली जनरेशन को के लिए वो साइकिल ब्रेक करें। अच्छा, इसी से अगर बात करते हैं कि कितना इम्पैक्ट होता है उन बच्चों पे जिनके पेरेंट्स स्ट्रांग हो, जो एक डिसाइसिव नेचर हो, वो अपना स्टांस एक अपना ले सकते हो, स्टैंड लेते हो अपनी किसी चीज़ पे, वर्सेस द पेरेंट्स, या स्पेशली मैं कहूँगी ख़वातीन या अम्मियाँ जो ऐसे चुप चुप रहती हैं, नहीं बात करती हैं, जिन्होंने शायद अपनी अम्मियों को भी उस तरीके से सेलिब्रेट होते हुए देखा कि जितनी कुर्बानियाँ दी उतना आपके अच्छे अल्फाज में आपको याद किया जाएगा कि वो उस बेचारी ने तो ये भी कर दिया था, उसके साथ तो ये भी जुल्म हुआ था, सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेट की जाती है। आई एम सॉरी टू से, बट दिस इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड इन आवर एनवायरनमेंट, इन आवर सोसाइटी। तो क्या इम्पैक्ट ऐसे बच्चों पे होता है यंग एज में? अच्छा, ये दोनों ना थोड़े से एक्सट्रीम है, इसकी बीच की चीज़ देखनी होती है। एक तो वो पेरेंट्स ना जो कि बहुत ज़्यादा भी अपने बच्चों को पुश कर रहे हो कि तुम ये भी करो, तुम ये भी करो, तुम बोल क्यों नहीं रहे। अच्छा, फिर उनके लिए डिसीजंस ले रहे होते हैं, तुम ये कोर्स भी करो, तुम यहाँ भी जाओ, तुम इधर आके खड़े हो, बेटा चलो यहाँ डांस करके दिखाओ, बेटा यहाँ पोइट्री सुनाओ, ये सब भी जो चल रहा होता है। हाँ, अच्छा, ये कुछ पेरेंट्स बहुत एक्सट्रीम भी होते हैं, और कुछ पेरेंट्स वो वाले होते हैं जो बच्चों को बिल्कुल अपना सरप्रेस करके रखते हैं, दबा के रखते हैं, सामने आवाज़ ना आए, वो आगे घर में तो पीछे रहना है, अपनी सारी आप ख्वाहिशें बच्चे जो हैं दबा के रखते हैं, गिफ्ट भी नहीं मतलब वो शेयर कर सकते कि क्या चाहिए या कुछ है। तो ये दो एक्सट्रीम है, बीच का रास्ता होना चाहिए। जो कहते हैं ना कि वो बड़ी अच्छी सी एक वो थी कि शेर की निगाह से देखो और सोने के चम्मच से दो निवाला, वो होनी चाहिए। उनकी ख्वाहिशें भी पूरी हो रही हों, लेकिन देयर इज़ अ डिसिप्लिन, यू शुड नो कि एक लिमिटेशन है। ये मेरे पेरेंट्स हैं जो कि दोस्त भी होते हैं, लेकिन पेरेंट्स हैं पहले। मेरा जो है वो, मैं बड़ी गिल्टी हूँ इस बात को लेके कि मेरा जो है, मैं अपने बेटे के साथ ना शुरू में इसी तरह रखा था, नाउ ही इज़ माशाल्लाह 11, कि उसको ये पता होता था कि मेरे माँ बाप पागल हो जाते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं। उसको ये पता है मैं गलती करूँ, अच्छा गलती कौन सी होती है? ज़्यादती कर देना, थोड़ी सी बुलिंग कर देना, गुस्सा कर देना छोटे भाई बहनों पे, कोई ऐसी चीज़ करना दादा दादी के सामने, कोई चीज़ मतलब ख्याल नहीं करना तमीज़ का, ये लिमिट होती थी। और उसको ये पता है कि ना मैं माँ के पास जाके बाप की शिकायत कर सकता हूँ, ना बाप के पास जाके माँ की कर सकता हूँ, ये इकट्ठे हो जाते हैं और ये दोनों पागल हो जाते हैं। तो उसको ये पता होता है। तो बच्चा अब जो है वो क्योंकि 11 हो गया है, उसको समझ गया, इतने साल उसको हमने मैनिपुलेट किया है, तो अब वो हमारे हाथ नहीं आया। अब हम कुछ कहते हैं तो गले लग जाता है, पीछे से आता है, कहता है आप मजाक कर रही हैं। लेकिन जो उसकी अपब्रिंगिंग थी, जहाँ पे हम डिसिप्लिन सिखा रहे थे, वहाँ पे हम टीम अप हुए हुए थे। हमने गलतियाँ की हैं एज पेरेंट्स बहुत ज़्यादा, लेकिन हमने एक चीज़ ये ज़रूर की थी कि जब मैं किसी चीज़ पर गुस्सा करूँ या कुछ डिसिप्लिन करना चाह रही हूँ, ही वुड नेवर इंटरफियर। और उन्होंने जब सज़ा दी होती थी या कुछ कह देते थे, मैं बीच में कुछ, अच्छा वो मेरे पास आते भी नहीं थे, कि उनको ये पता था कि क्योंकि फादर के साथ हो गया है तो माँ के पास गया तो बेटा, और कि तुमने उनके साथ किया कैसे, जब उन्होंने काम कहा था तुमने कैसे नहीं किया। तो ये टीम अप होना बहुत ज़रूरी है। फैमिलीज़ जो आपने दो बताई हैं, उन दोनों में इशू तब आता है जब माँ बाप सेम पेज पे ना हो। नहीं होते, स्पेशली ये जब आप जैसे बात करिए, अगर एक पेरेंट डांट रहे और दूसरा एकदम से उसको प्रोटेक्टिव होकर प्यार करने लग जाए, तो बच्चे के दिल में तो अपने शायद बाप के लिए नफरत पैदा होना शुरू हो जाएगी। और ये उल्टा भी होता है, माँ जब डांट रही हो किसी बात पे, बाप जो है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मेरे बेटे को डांट रही हो, मतलब इस तरह करने। इसके बहुत एड्स भी आए कि मतलब जाहिल औरत, तुम्हें क्या पता, बच्चे आजकल करते हैं इस तरह सामने, स्पेशली अगर आप इस तरह के अपने स्पाउस को कह रहे हो। आपको कोशिश यही करनी है कि दो एक्सट्रीम्स आपकी हो सकती हैं, लेकिन आप बच्चे की परवरिश में टीम अप हो। ये बच्चा आपका प्रोजेक्ट है,
इकट्ठा प्रोजेक्ट है। Right. कहीं नहीं लिखा कि औलाद जो है सिर्फ बाप को दी है, औलाद सिर्फ माँ को दी है, दोनों से बनी है औलाद। तो ये आपका इकट्ठा प्रोजेक्ट है, ये कोई दादा दादी का प्रोजेक्ट नहीं है, कोई जेठानी जेठ का नहीं है, किसी चाचा ताया का प्रोजेक्ट नहीं है, ये माँ बाप का प्रोजेक्ट है। तो यू हैव टू बी टीम्ड अप। जब वो रात को सो जाया करे, रूम से निकल के उसको लेके डिस्कशन किया करें आप बाकायदा कि क्या करना चाहिए, आज हमने इसमें ये आदत देखी थी, क्या करें, स्कूल से सीख रहा है, कहाँ से सीख रहा है। एक टीम बन के जो है बच्चे की परवरिश आपको करनी है। स्पेशली वो जो हम कहते हैं ना शुरू से लेके एक 8-9 साल की उम्र तक बड़ा क्रूशल होता है, उसमें आपको एज अ टीम बन के करना है। उसके बाद तो बच्चा आपका हाथ से निकल जाता है, उसके बाद वो खेल समझ जाता है। फिर बच्चे बाकायदा मैनिपुलेशन करते हैं कि मेरी माँ की तो चलती नहीं है, तो क्या फ़ायदा। और जहाँ उसको ये दिख जाए ना कि मेरी माँ की तो चलती नहीं है, कोई औकात नहीं है, वो जो बीवी लेकर आ रहा है वो उसके साथ भी यही करेगा, क्योंकि उसके माइंड में समहाउ वही चीज़ एम्बेडेड है। बिल्कुल कि भाई एक माँ की जब नहीं, जिसकी माँ की अपने नज़र में इज्जत नहीं है, उस तरह की एक स्ट्रॉन्ग वुमन है वो बीवी की कहाँ करेगा। क्योंकि बीवी में हर इंसान जो वो एक तरह से अपनी माँ का एक शैडो ही देख रहा होता है ना, वो उसी तरह बिहेव करेगा। बिल्कुल आप वो उसी तरह बिहेव करते हैं। तो इसलिए दोनों फैमिलीज़ को चाहिए कि ठीक है आपका एक पेरेंटिंग स्टाइल है, फैमिली का स्टाइल है, बहुत एक्सट्रीम हो सकता है, लेकिन बच्चे की परवरिश में आप इकट्ठे हो जाएं। बिकॉज या तो बच्चा आपका बिल्कुल ऐसा होगा, टिपटोड चिल्ड्रन कहते हैं उनको, कि जो सारी ज़िंदगी वो चीज़ करते हैं जिससे दूसरे खुश रहें। अच्छा लड़के भी ऐसे होते हैं, लड़कियां भी ऐसी होती हैं कि जैसे सास को जो पसंद है बस वही बनाओ, जो उनको अच्छा लग रहा है बस वही करते रहो। अच्छा शौहर को जो पसंद है बस वही करते रहो, दोस्तों को जो पसंद है वही करते रहो, जेठ जेठानी को जो पसंद है बात बस वही वैसी वाली बात करो। मतलब एक फेक करना, पूरी ज़िंदगी फेक करते रहना। क्योंकि आपके माँ बाप ऐसे थे जो कभी भी जिन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, आपके आंसर्स एक्सेप्ट नहीं किए, आपकी ख्वाहिशें कभी नहीं पूछी, और आपको सारी ज़िंदगी माँ बाप को खुश करने के लिए आप हरकतें करते थे। फिर आप सारी जिंदगी अब यही करते हैं। और मर्द भी ऐसे होते हैं, बहुत से मर्द ऐसे हैं जो ऐसी नौकरियों में लगे हुए हैं जिसमें वो खुश नहीं है, और वो उसमें सबको प्लीज़ कर रहे होते हैं, बॉस को पटा रहे होते हैं, अपने कलीग्स को पटा रहे होते हैं। और ये वही मर्द होते हैं जो बस एक फंस गए चीज़ में, आगे पीछे उन्होंने एक चेहरा बनाया हुआ है लेकिन अंदर से फुलफिल्ड नहीं होते, और अंदर आके घर पे आके वो एक डिफरेंट बंदा होता है जो घर पे होता है। सारी फिर जो फ्रस्ट्रेशन है वो घर पे निकलती है। आप एक खुशी वाली जॉब पे हैं, आपको पसंद है पॉडकास्ट का होस्ट होना, आप घर जाके गुस्सा क्यों करेंगी? आप खुश रहेंगी कि आज मेरा दिन इतना अच्छा गुजरा। अच्छा, और एक वो भी होता है ना कि मैंने अपनी मर्जी की जो चीज़ मुझे खुशी देती है वो अपनी मर्जी से की, तो अब मैं फिर आई वुड गो एन एक्स्ट्रा माइल टू टेक केयर ऑफ माय किड्स एंड हाउस एंड फैमिली, और वो रिफ्लेक्ट होती है वो खुशी की वो है। तो आप वो खुशी घर जाके शेयर करेंगी, जो मेरा अच्छा दिन गुजरा मैं वो एनर्जी रिफ्लेक्ट करूं। लेकिन जब कोई घर में आके गुस्से में चिढ़ाए, मतलब माएँ भी होती हैं जो जॉब्स कर रही हैं, इसका मतलब आप जो काम कर रही हैं उसमें आपने फेकनेस की हुई है, आप खुश नहीं हैं, लोगों के सामने ड्रामा कर रही हैं, और ये आप इसलिए कर रही हैं, इसमें आपकी गलती नहीं है, आपकी अपब्रिंगिंग ऐसे माहौल में हुई है कि आप प्लीजिंग काइंड ऑफ बंदी हो गई हैं कि भाई मुझे सबको प्लीज़ करना है अपने आगे पीछे। सो यू नीड टू, देखें वंस ये जो हम बातें करते हैं सारे, उसका फ़ायदा सिर्फ ये एक निकलना चाहिए कि यू रियलाइज़ कि इट इज़ यू। ये सिर्फ इसलिए नहीं होती कि ये जो रील्स हैं या पॉडकास्ट है आप बस दूसरों को फॉरवर्ड करें, अपने ऊपर असर लें कि शायद ये मैं तो नहीं हूँ, एंड लेट मी चेंज दिस। कुछ 1-2 हफ्ते में अपने अंदर चेंज ला के देखूँ कि शायद ये मेरे बारे में बात हो रही है। सो यू हैव टू ट्राई कि अगर ये मैं हूँ, अगर मैं प्लीज़र हूँ, सो आई हैव टू स्लाइटली चेंज माई सेल्फ, कि या तो मैं अपनी जॉब का स्ट्रक्चर चेंज करूं, जॉब पे कोई चीज़ है जो मुझे बिल्कुल नापसंद है लेकिन मुझे मजबूरन मुस्कुरा के करना पड़ रहा है, हैव अ टॉक अराउंड इट, रोल्स अपने शिफ्ट करें, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में दूसरी पोजीशन पे जाने की कोशिश करें, अदरवाइज लुक फॉर अ डिफरेंट पैशन। राइट, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अब क्योंकि थोड़ी सी पर्सनल आपने अपनी ज़िंदगी के हवाले से भी थोड़ी बात की, यू टॉक्ड अबाउट योर सन और कैसे आप लोगों ने एज अ टीम पेरेंटिंग की, तो मुझे ये बताएं कि वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन रखना पर्सनली आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा, या उसमें पार्टनर का कितना सपोर्ट रहा, फैमिली का कितना सपोर्ट रहा, या बच्चे कितना सपोर्ट करते हैं कि यू नो व्हेन दे सी यू गेटिंग रेडी एंड गोइंग आउट, उनको पता है कि आवर मदर शी इंजॉयज़ दिस थिंग, और फिर जाती हैं और कर रही होती हैं, और फिर वो आई एम श्योर अपने फ्रेंड्स को भी बता रहे हो। तो सो हाउ डू यू गो अबाउट इट एज अ टीम, पूरी फैमिली, और चैलेंजिंग कितना हो जाता है बाज़ औक़ात वर्क लाइफ बैलेंस? बहुत चैलेंजिंग होता है। एक औरत के लिए तो वैसे ही चैलेंजिंग होता है कि जब आप जॉब पे जाती हैं तो आप गिल्टी फील करती हैं कि मैं माँ का रोल अच्छा नहीं कर रही, और जब आप घर आती हैं तो आप गिल्टी फील करती हैं कि आज मैंने काम पे बहुत देर तक बच्चों का सोचा किया और मैंने काम पे फुलफिलमेंट नहीं की। मतलब ये आपका हमेशा एक क्लैश रहता है। लेकिन शुक्र है अब ऑर्गेनाइजेशंस इस चीज़ को समझती हैं। माँओं को इसलिए एक स्पेशल थोड़ा सा औरतों को ट्रीटमेंट दिया जाता है। जिससे मर्द कंप्लेन करते हैं वो इसीलिए करते हैं
हैं कि माँ जो है वो बटी पड़ी होती है बच्चों और काम के बीच में, पैशन और अपनी जिम्मेदारियों के बीच में बटी होती है। मेरा जो था काफ़ी इट वाज वेरी चैलेंजिंग, स्पेशली जब मैंने स्टार्टअप किया अपना, तो मैं 16 घंटे काम करती थी और मेरी जो थी वो 45 डेज़ की बेबी थी। और मैंने स्टार्टअप उस वक्त कर लिया था। एंड वो इतनी, तो वैसे ही इट्स लाइक योर ओन बेबी, बिल्कुल, छोटा सा बेबी है, उसका मैं ऑफिस के अंदर रखती थी, तब चीज़ें रखती थी उसकी, खेलने की, लेटने की, क्रिब होता था कोने में। फिर बहुत अच्छी एक नैनी मिली मुझे, वो बेटे का ख्याल रखती थी घर में, बेटी का जो है वो ऑन एंड ऑफ में दिया करती थी, कि फीड भी कराती थी, बार बार जाना। बेटे के टाइम पे ये हुआ था जब सिस्को में काम करती थी कि मैं ब्रेक के टाइम पे घर भागती थी, उसको फीड कराती थी, चेंज करती थी, वापस आती थी। उस वक्त मेरी सास ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, उन्होंने सपोर्ट किया था कि नैनी जो है वो संभालती थी, बट आई वांटेड समवन के जो नज़र रखे। एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की वो ये है कि आपके क्लैशेस होते हैं ससुराल में, लाजिम होते हैं, नहीं तो नहीं, अदरवाइज इतना फेक है कि बता नहीं सकती मैं, होते हैं क्लैशेस, लेकिन आपको उनकी ज़रूरत होती है। जॉइंट सिस्टम की जो अब नुकसानात हैं उसकी अच्छाई भी ये होती है कि अगर आप वैसी फैमिली नहीं है ना, जो खुदा ना खास्ता जो लोग मुंह पे लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, एक आपके तहजीब है घर में कि ठीक है बुराई होती है, आपस में बेटों से कर लिया, आपस में कर ली, लेकिन आप लड़ते नहीं हैं मुंह पे, एक पर्दा है, ये वो बहुत आइडियल जॉइंट फैमिली होती है कि ठीक है हम सपोर्ट कर रहे हैं। आप रखें मेड, नैनियाँ रखें, एक आध बच्चे के लिए छोड़ें, और सास से रिक्वेस्ट करें कि बस आपने एक ओवरलुक करना है, बस दैट्स इट, कि भाई वो कैमरा भी वो काम नहीं कर सकता जो दादियों की आंखें होती हैं, बिल्कुल, क्योंकि उनका अपना खून भी होता है, तो उनके ऊपर बर्डन मत डालें कि वो संभालें, वो चीज़ें करें। अगर आप जॉब कर रही हैं, अपना मेजर हिस्सा उसमें घर में आप आराम दें दूसरे लोगों को जो आपके बच्चे संभाल रहे हैं। खाने पकाने वाली कोई होनी चाहिए, बच्चा संभालने वाली कोई होनी चाहिए, इस चीज़ का मैंने ख्याल करके रखा था कि उनको ज़्यादा प्रेशर ना हो। और क्योंकि एक बच्चे के ऊपर नज़र रखना ही इतनी एनर्जी टेकिंग चीज़ होती है कि मतलब कि क्या कर रहा है, गिर ना जाए, फिर बच्चा नैनी से नहीं संभलता, दादी के पास आता है। ये मेरे साथ पर्सनली बहुत हुआ है कि बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम मेरा ये था। मेरे ससुर ने बहुत सपोर्ट की है कि वो, उनको पता था कि ये जॉब पे जा रही है, चीज़ें कर रही है, तो सुबह के टाइम वो जान के मेरे बेटे को लेके घूम जाते थे। अच्छा, क्या कि उस तरफ पीछे, हाँ पीछे जाते थे कि ये आगे गाड़ी में चली जाए। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बच्चों के साथ किया। अब ये कि आपका जॉइंट सिस्टम जो है वो सारी ज़िंदगी रहता नहीं है, तो समवेयर अराउंड 10 ईयर्स, एक जब हम पाकिस्तान आए थोड़ा सा एक हाफ हुआ, फिर अब और फर्दर हाफ हो गया, अब मेरे सास ससुर बढ़ गए अलग अलग, अब सबके पास वो जाते हैं, तो जब वो आते हैं वो इतनी वैल्यूएबल चीज़ लगती है कि मतलब वो आ रहे हैं तो बच्चों के साथ टाइम लगाएं, करें। तो मैं कहती हूँ दोनों चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन ये कि अगर आपके पास बुजुर्ग हैं, आपके पास बड़े हैं, एक तो छोटे बच्चे जब उनके साथ आप इंटरेक्शन कराते हैं तो आप बुजुर्ग को ज़िंदगी दे देते हैं, वो और लाइवली हो जाते हैं, और उनको भी अपने बच्चों से ज़्यादा ये जो बिल्कुल ये ज़्यादा प्यारे होते हैं। हमारे जो छोटे हैं वो हमारी शिकायतें करते हैं हमारे बुजुर्गों से, और उस टाइम पे वो उनके साथ टीम अप करते हैं, आप उनको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उनको दादा दादी का सपोर्ट होता है। और अगर कोई चीज़ गलत तो ये छोटे करते भी हैं तो हमारे ऊपर आती है कि तुमने सिखाया, उनकी गलती नहीं है। तो वो बड़ी खूबसूरत सी एक टीम अप होती है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप एक तहजीब वाला जो रिलेशनशिप है वो रखें, उनको बार बार थैंक यू बोलें, थैंक यू के तरीके होते हैं, गिफ्ट्स दें, कुछ ला दें, उनकी शौक की चीज़ बना दें कि आपने बच्चे संभाले, गले लगा लें, इतना ही बहुत होता है। हमारे सिस्टम में ये होने लगा है कि उन्हीं का तो बच्चा है, उनका हक है। अच्छा, बिल्कुल सही आपने कहा। और इसीलिए कुछ ख़वातीन मैंने ये भी देखा है कि उनको यही लग रहा होता है कि अगर हम बाहर जा रही हैं और कमा रही हैं, कमा के तो घर पे ला रहे ना, तो एटलीस्ट जो दादा दादी इस वक्त घर पे हैं, दादी की स्पेशली जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चे का ख्याल रखे। नैनी शानी का कोई सिस्टम नहीं है, दादी रखे ना, वो खाना बनाए, वो करें और वो रॉन्ग। ये देखें ना, यही तो अंडरस्टैंड करना है कि वो जो है आपके हस्बैंड की वालदा है, मतलब शी हैज़ अ बिग पोजीशन। इसी तरह आपकी वालदा हैं, लोग अपनी माओं को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो ये जो हैं, ये इन्होंने एक ज़िंदगी गुजारी है, एक पोजीशन से गुजरे हैं, यू आर नॉट सपोज टू ट्रीट देम इन दिस वे। अगर आप उनसे ये वाली हेल्प ले रही हैं, आप नहीं अफोर्ड कर सकती नैनी, और वो आपका बच्चा पूरा संभाल रही है। मेरी वालदा ने संभाला, तो मैं कहती हूँ आप मतलब बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करें उनका। मेरी अम्मी ने मेरी तीसरी बेटी जो उसको संभाला था ठीक ठाक, क्योंकि थोड़ा सा कम गैप था और अम्मी ने उसका मतलब ख्याल किया था, तो बहुत बड़ी बात होती है करना। तो आप अंडरस्टैंड करें कि आपके छोटे छोटे से जेस्चर्स, उनको थैंक यू बोलना, उनकी बर्थडे अच्छी सी सेलिब्रेट करना, वैलेंटाइंस डे पे अपनी सास को दें आप गिफ्ट, मदर्स डे पे दें, तो ये वो इसी चीज़ के लिए तड़पते हैं, छोटे छोटे जेस्चर्स, ये बहुत होता है उनके लिए कि भाई बस मुझे रिकग्नाइज करो कि मैंने तुम्हारी लाइफ में कंट्रीब्यूशन दी है, और आप जिक्र करें, ये बहुत
बहुत बड़ी चीज़ होती है। कोई मेहमान आता है, कोई कुछ आता है, ये आप एक चीज़ बनाएं कि आप लोगों के सामने रिगार्ड किया करें कि ये मेरी सपोर्ट सिस्टम है, इनकी वजह से मैं काम कर पा रही हूँ। क्योंकि होता क्या है, जो हम लोग जो हैं जो काम करते हैं, हम ना वो सारा ट्रॉफी ले लेते हैं अपना कि मैं बाहर निकल रही हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ। वो कितनी बड़ी हेल्प आपकी सास घर पे कर रही है वो आप रियलाइज़ नहीं कर रही। उसके लिए अगर वो कभी शिकायत कर देती हैं, इट्स ओके। वो अगर रोज़ाना एक ताना मार देती हैं, आज फिर लेट आ गई हो, मैं कितनी देर से, कोई बात नहीं। आप ये तो देखें जो आपकी ज़िंदगी है, जो बच्चा है वो जिसके लिए आप सब कुछ कर रही हैं, वो सही सलामत है, वो खुश है, वो अच्छा उसका टाइम गुजर रहा है, और वो किसकी वजह से गुजर रहा है। आप इस चीज़ को रिगार्ड करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ये होता है कि अब मुझे भी बचपन में याद है कि बाकी सारी मतलब मेरी फैमिली में इतनी वर्किंग वुमेन नहीं थी। एक मेरी मामी, शी वॉज अ डॉक्टर, अभी भी माशाल्लाह शी इज़ अ गायनोकोलॉजिस्ट। तो हमें ना सबसे अच्छी भी वो लगती थी, क्योंकि वो हमें रोज़ वो नहीं करी होती थी कि चलो बैठो अब खाना खाओ, अब ये करो, अब सो जाओ, अब ये टाइम है, वो हमारी फेवरेट थी। क्योंकि वो जब भी फ्री होती थी तो हमारे वो जो ट्रिप्स होते थे, शी यूज्ड टू टेक अस टू लिटिल बुक स्टोर्स, और वहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी की कोई ना कोई बुक सेलेक्ट कर, तो हमें बड़ी एक ट्रीट लगती थी। और फिर आके वो हमें सब बच्चों को ना, ऑल द कज़न्स, हम नीचे बैठ के फिर वो किताब पढ़ाती थी और ऐसी एक्टिविटीज़ वो करती थी। तो हमें होता था कि यही बेस्ट है। तो ये कितना वो होता है। तो मतलब हमने पॉडकास्ट में भी काफ़ी डिस्कशन किए, जितनी वर्किंग वुमेन आती है वो यही कहती हैं कि हम एक्स्ट्रा माइल जाते हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चों को एक प्रोडक्टिव टाइम, कि चलो बाकी सारा टाइम तो वेस्ट हो गया ना, हम शायद नहीं थे जब बच्चा कुछ माइलस्टोन्स अचीव करा था, या कोई घर में कोई फर्स्ट टाइम्स कोई चीज़ की, वी वरंट देयर। तो एटलीस्ट ये कोशिश होती है कि जब हम हैं वो टाइम इतना प्रोडक्टिव हो कि वो पूरे को कवर अप करने की कोशिश करें। आपका क्या टेक? ये बहुत ज़बरदस्त चीज़। अच्छा, मेरे जो है फैमिली में मैं वो वाली चाची हूँ। अच्छा, तो जब चाची आएंगी तो एक प्लान बनेगा, तो हम बाहर जाएंगे, मैं वो वाली हूँ। तो वो बड़ा कॉमन है। तो इसके कंपैरिजन में जो मेरी जेठानी है वो बोरिंग वाली है। तो वो जो थक जाती हैं, क्योंकि इनका ये होता है कि पूरे पूरे दिन बच्चों के साथ गुजार रही हैं, सुबह से शाम तक। तो वो उस तरह की एनर्जी नहीं रहती कि ना अब क्या अलग करें, सुबह से तो देख रही हूँ, पैम्पर चेंज कर रही हूँ, सारा कुछ इसको ले जाओ, इन बच्चों को ले जाओ। तो बड़ा कॉमन होता है कि बच्चे फिर मेरे घर आ जाते हैं, फिर हम स्विमिंग पे जाते हैं, हम स्केटिंग पे जाते हैं। मतलब इसका ये होता है कि यार चाची के पास चलो। और वो इसीलिए मैं करती हूँ बिकॉज आई सी देम लेस। वो इसीलिए कि बच्चे जो हैं वो मुझे कम मिलते हैं, शाम में मिलते थे, इस तरह होता था। तो इसलिए ये हमारे अंदर की एक एबिलिटी होती है कि हमारी जो बाकी एक्सटेंडेड फैमिली है जो हमें मिस करते हैं हफ्ते भर, तो हम उनका वीकेंड बड़ा ज़बरदस्त गुजारें। और ये चीज़ फैमिलीज़ रिगार्ड भी करती हैं, ये अंडरस्टैंड भी करती हैं कि भाई ये फेवरेट है, ये इसीलिए कि बाहर ले जाती हैं। फिर कुछ नहीं तो आखिर में आप आइसक्रीम खिलवा दें, चलो भाई बाहर सारे गाड़ी में आ जाओ। तो वो जो ड्राइव करने वाली चाची है वो ज़्यादा अच्छी होती है, और वो जो बेचारी माँ पूरे दिन गुजार रही होती है, चलो बैठो खाना खाओ, बस करो ये करो, वो बुरी लगती है सबको। तो और ये होता है कि भाई चाची के पास जाना है। तो ये एक होती है चीज़, दिस इज़ वेरी कॉमन। और ये अगर कोई नहीं कर रहा तो प्लीज़ करें, बिकॉज आपकी ये बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन होती है टू द फैमिली कि यू शुड बी। जैसे बाप होता है ना कि वो शाम में आया, थोड़ी देर 10 मिनट खेल लिया, तो माँ का जो पूरे दिन खेल रही थी वो नहीं दिखता। बाप के साथ बाप का वो 10 मिनट जो है वो बड़ा वैल्यूएबल होता है। तो इसी तरह इन रिलेशनशिप्स का भी होता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू कंटिन्यू डूइंग दैट। और अगर आप नहीं कर रही हैं तो उसको अडेप्ट करके देखें, ये वाकई बड़ी पॉजिटिव चेंज होती है। राइट, सो यू आर द फेवरेट चाची फॉर वेरी गुड रीजंस। अच्छा इरम, यू आर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन ट्रेनर, एक्सपर्ट हैं और ट्रेनिंग्स भी देती हैं। और आम सी बात है, हर कोई कहता है कि कम्युनिकेशन इज़ द की। मतलब जहाँ भी कोई मसले हो रहे हैं वो मसले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कम्युनिकेशन लैप्स है। कम्युनिकेशन की अब हम बात करें तो बहुत सारे लोगों को हमें नहीं पता कि कम्युनिकेट करना किस तरीके से है, व्हाट इज़ द राइट वे टू डिलीवर योर मैसेज। मतलब दिमाग में इतना अंबार भरा होता है, उसको कैसे बाहर लाना है, किस तरीके से करना है, कब करना है, ये वाली चीज़ें बहुत वो आती है। और फिर स्पेशली अगर हम बात करें पार्टनर्स में, स्पाउसेस में, तो मसला ही होता है। एक औरत घर में बैठे बैठे अपने दिमाग में इतनी चीज़ें कुक करके बैठी होती है कि बस उसको लगता है कि दुनिया ख़त्म हो रही है ये वो, और हस्बैंड बेचारे को पता ही नहीं है, और बंदी का मूड ख़राब है और वो है कि इसको ना मेरी समझ आती। फिर एक वो होता है कि बस इसको टेलीपैथी और खुद ही से समझ आ जाए। ऐसी एक्सपेक्टेशंस हमने रखी होती हैं। तो क्या आपके पास भी इस तरीके के केसेस आते हैं, स्पेशली कपल्स के, जहाँ मसला शायद कुछ ना हो, बस कम्युनिकेट ही नहीं किया? बहुत कॉमन है। इनफैक्ट वर्क प्लेस पे इतने सारे लोग बात कर रहे होते हैं मुझसे कि मेरा ये चल रहा है हस्बैंड के साथ, कभी हस्बैंड्स कभी मजाक मजाक में वाइफ का बता रहे होते हैं। हाँ। तो देखिए, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, ये जो किताब है ये बिल्कुल सही है। और ये प्लीज़ सबको कहें कि पढ़ लें, प्लीज़ पढ़ें और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। जब आप ये समझ जाएंगे ना कि हम दोनों दो सेपरेट दुनिया से हैं, बिल्कुल ऐसे। आप सोचें कि हम जब ये जान लेना कि हमारी एज अ स्पीशी हम अलग हैं, कि हम बिल्कुल
लगे, अल्लाह ताला ने हमें ऐसा ही बनाया है। तो इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे तो शायद थोड़ा सा ईजी हो जाए। हमारा है इशू, हम या तो बहुत ज़्यादा बोल रहे होते हैं एज वाइफ्स, बहुत ज़्यादा इतना कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि चाह क्या रही है। हाँ, मतलब चाह क्या रही है। अभी कह रही थी कि जाना है, तो मैं कह रहा था नहीं जाना, तो नाराज़ हो गई, तो अब मैं जाने लगा तो मूड ख़राब है। कि मूड क्यों ख़राब है क्या आपका? मतलब ये भी एक मसला है कि अब मूड, मतलब मूड भी अपना अच्छा करो। ये अजीब सी चीज़ होती है। कुछ चाहिए आपको, आप उनसे क्या कहते हैं, मजाक में आप कह सकती हैं, एक मैसेज डाल के कह सकती हैं। अच्छा, अब क्या होता है आजकल का तो नया ट्रेंड आ गया जो मैं देख रही हूँ, इसके ऊपर कुछ स्टडीज़ भी आने लगेंगी, रील भेज भेज के मैसेज दिए जाते हैं। इनडायरेक्ट मैसेजेस के बंदे उसमें से कि रील, हाँ रील जो है अब जो है रील आ गई है। पहले क्या होता था, इमोजीज भेज देते थे कि फूल का गुलदस्ता भेज दिया कि भाई मुझे गुलदस्ता जैसे दिल कर रहा है या कुछ ऐसा है, या खाली लव कहने के लिए हार्ट बना दी। अब रील है, अब रील जो हमारे मैसेज पास कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ रील भी अच्छी है, लेकिन वो तब अच्छी है आप दोनों इकट्ठे सोफे पे बैठें चाय लेके और रील्स इकट्ठा देखें और फिर कहें कि ये देखें ना इतना प्यारा गुलदस्ता है, मुझे कब देंगे आप, एंड लेट इट गो। अब जब वो लेकर आए और आप ये कहें कि ये तो रील देख के आप लाएं, तो वो किधर सर मारे अपना, तो ये एक हो जाता है गलत। तो हमारा ये है कि वी हैव टू सेट एक्सपेक्टेशंस राइट। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बात किया करें। देखें, आप ये देखें कि आप 10 चीज़ें लिखें जो आपके लिए इतनी ज़रूरी हैं कि ये 10 चीज़ें ना हुई तो आप शादी तोड़ देंगे। जैसे नंबर 1 आप कर दे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होना चाहिए। नंबर 2 ट्रस्ट होना चाहिए। नंबर 3 लॉयल्टी होनी चाहिए। नंबर 4 जो है ऑनेस्टी होनी चाहिए। अच्छा, नंबर 5, 6, 7 इस तरह करके आए। तो ये पहली, तो उसमें से आप ये तो निकाल लें कि जो पहले 3 हैं वो ब्रेक हुए तो डिवोर्स है, मतलब वो डिवोर्स है। मतलब इसका मतलब बंदे के साथ, मतलब कोई बंदा जो है हराम खाता है और उसके अफेयर चल रहे हैं और वो झूठा है, मतलब जैसे कहते हैं ना मेथड लायर है, तो इसका मतलब आप जिंदगी नहीं गुजार सकते उसके साथ। तो ये तो शुरू ये आप सेट कर, ये आपके पास अपनी, मैं अगर आपने नहीं बनाई है तो प्लीज़ आप आज बैठ के बनाएं अपनी 10 चीज़ें। उन 10 चीज़ों में से आप ये देखें कि पहली 3 जो है नॉन नेगोशिएबल है। बाकी जो 7 हैं, अगर उसमें से ऊपर नीचे हो रहा है तो चलो लेट्स टॉक अबाउट इट। और जो 9वीं 10वीं चीज़ है और उसके बाद की चीज़ें उसको जाने दो, एडजस्ट करो वहाँ पे कि भाई उसके अंदर 8 क्वालिटीज़ तो ऐसी हैं ना जो अच्छी हैं। बिल्कुल ऐसी आप सोचें, अगर आप ये लिख सकते हैं अपने स्पाउस के बारे में, हस्बैंड वाइफ्स के बारे में लिखे, वाइफ्स हस्बैंड के बारे में लिखे, लेकिन हम इसको ज़्यादा वाइफ्स की तरफ करते हैं। तो फिर आप ये देखें कि क्या वो ईमानदार है, क्या वो हार्ड वर्किंग है, और क्या वो कहीं अफेयर्स नहीं चलाता, आपके साथ लॉयल है, लेकिन हाँ वो फूल नहीं लाता, हाँ वो शायरी नहीं करता, वो चलते हुए दरवाज़ा नहीं खोलता, लेकिन ये कि जब कहीं बैठे हों तो वो आपको पता है कि उसकी नज़र मेरी तरफ ही है, सिर्फ वो मेरे साथ ही है, और जब मैं बीमार हूँ तो वो सूप ले आता है लेकिन मेरा माथा नहीं चूमता। मतलब कुछ इस तरह एडजस्ट करें कि वो जो बेसिक चीज़ है जो ब्रेक कर सकती है शादी, वो तो नहीं है उसके अंदर, तो बाकी चीज़ों में आप समझ जाएं कि कुछ उसका किरदार है। अच्छा, ये भी ना, फिर अगर हम घर पे अकेले फारिग बैठे हुए हों और हम सोशल मीडिया पे कोई ऐसे कपल्स की रील्स देख रहे हो, इन्फ्लुएंसर्स की, जहाँ पे बहुत ही लवी डवी सीन है, जहाँ बहुत ही पीडीए चल रहा है, जहाँ रोज़ ही हाथों में हाथ पकड़ के साथ स्टोरी डल रही है और डेट पे जा रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट जा रहे हैं, ये वो करें, फिर आप सोचते हैं कि नहीं, मेरे हस्बैंड के साथ तो मेरा ये कोई सीन नहीं है, मुझे तो ये कहीं नहीं लेके जाते, मेरे लिए तो ये नहीं लेके अल्लाह के वास्ते ये सब झूठ है। अल्लाह के वास्ते ये रील बन रही है, एक कैमरा उठा हुआ है, ये प्लीज़ औरतें समझें कि किसी ने कैमरा उठाया हुआ है और एक्शन बोला है, ये एक्टिंग हो रही है, ऐसा नहीं होता है। लोग लिहाज करते हैं, लोग नहीं इस तरह करते, लोग इस तरह लवी डवी नहीं फिरते हैं, और हम एग्जैक्टली और हमारे अंदर एक शर्म लिहाज है। हम बच्चों के सामने इस तरह, अब कुछ वीडियोस आने लगी हैं कि बच्चे आपके देखते हैं आप जिस तरह मोहब्बत कर रहे हैं, ओ भाई हम नहीं बच्चों के सामने करते, हम क्यों बच्चों को फालतू के हार्मोन्स देने शुरू कर दें। हम उनके सामने हाँ गले ज़रूर मिलेंगे, जब ऑफिस से आते हैं ज़रूर एक बोसा देंगे, दैट्स इट, एक वार्म वेलकम होता है, दैट्स इट, लेकिन आप रोमांस नहीं करते बच्चों के आगे, ये बकवास है, ये एक्टिंग है। ये रील्स को आप सीरियस लेना छोड़ दें, हमारा ज़्यादा जेन्युइन है, बिना एक्शन के हम कर रहे हैं, बाकी जो है ये सब एक्टिंग है, ऐसा नहीं होता है। मोहब्बत तब होती है जब आप बीमार होते हैं और वो आपके लिए दवाई लेकर आए। मोहब्बत तब है जब आपको कोविड हुआ था और तो उसने कैसे बिहेव किया था आपके आगे पीछे, इतना बड़ा रिस्क ले रहे थे, आपके पास आके आपको सूप दे रहे थे, दवाइयाँ दे रहे थे, आप जब प्रेग्नेंट थी आपको डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे, कभी कभार रात में जब बहुत पैर सूज गया था तो जिद करते थे कि जूते क्यों नहीं बदलती हो, क्यों मुश्किल जूते पहन रही हो। वो जो लड़ना है वो मोहब्बत है। और चाय पीते वक्त अगर वो कहे कि चाय बनाए और एक कप लेकर आए और आप उसे कहते हैं वो तुम्हारा कप किधर है,
माना कि उसने चाय नहीं बनाई लेकिन उसको एक्सपेक्टेड था कि दूसरा कप आए। ये मोहब्बतें होती हैं। वो सब बकवास है जो गुलदस्ता नोटों का है, वो नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो बंदे ने रखी होती ना, अच्छा बर्थडे आएगी तो फिर यही एक्सपेक्टेशंस के जैसे उसकी बर्थडे उसके हस्बैंड ने की थी सोशल मीडिया पे, वो उस तरह की चीज़। ये बहुत गलत हो गया। बड़ी खूबसूरत बात की बीच में, उसी से मुझे याद आया, कहते हैं कि मर्द की जो लॉयल्टी, मतलब बीवी की लॉयल्टी टुवर्ड्स हस्बैंड तब पता लगती है जब हस्बैंड के ऊपर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आए। बिल्कुल। और हस्बैंड की टुवर्ड्स वाइफ तब पता लगती है जब बीवी बीमार होती है। बिल्कुल सही बात। उन छोटी छोटी चीज़ों से आपको पता लग जाता है कि आप लोगों का आपस में कैसा साथ है। बिल्कुल, क्योंकि जब आपसे वो कहे ना कि देखो मैं जॉब शिफ्ट कर रहा हूँ, मुझे एक पैशन मिला है अपना, मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, थोड़ा 2-4 महीने मुश्किल होगी, और आप ये कह दें कि ये क्या बात हुई, मेरे इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। मतलब चलो आप फ़ीस के लिए लड़ लें, आप फ़ीस के लिए, रेंट के लिए लड़ें, लेकिन अगर वो आपसे कहे हम छोटे घर में शिफ्ट हो जाते हैं, हम ये करते हैं, आप अगर साथ नहीं दे रही हैं तो सॉरी, आप फेल हो गई हैं। ये वही चीज़ है। फिर आप ना एक्सपेक्ट करें कि वो लॉयल रहेगा। बिल्कुल, इसका मतलब कि जो उसका पैशन, आपको चाहिए कि अगर आपका, मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ी नेमत है अगर आपको एक ऐसा मर्द मिलता है जो पैशनेट है, जिसके पास कोई ख्वाब है, जो हार्ड वर्किंग है। अगर आपको दिखाई देता है कि वो शख्स 8 से 9-10 घंटा काम करता है, शिकायतें मत किया करें, शुक्र अदा करें कि वो कहीं दोस्तों में जाके कुछ गलत बात नहीं कर रहा, कुछ गलत हरकत नहीं कर रहा, वो काम से घर आ रहा है, लेट आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, काम से आ रहा है ना। और अगर काम किसके लिए कर रहा है? आपके लिए कर रहा है। वही तो कि सारी ज़िंदगी वो घिसता है, सारी ज़िंदगी वो मेहनत करता है, और आप अगर उसको उस चीज़ में फंसा देंगी कि अगर उसको कहीं अपना ख्वाब एक दिख गया पूरा होता हुआ, आप साथ दें, क्योंकि आपको ये देखना चाहिए कि ये वो शख्स है कि अब ये जो कर, जब ये अपने काम को लेके इतना पैशनेट है तो ये फैमिली को लेके भी पैशनेट है। अच्छा, और थोड़ा सा ये भी ना कि हमें अगर घर बैठे बैठे लगता है कि बस घर की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, ये हो जाती है, हम ये चीज़ नहीं रियलाइज़ करते कि हम बाहर की कितनी फोर्सेस से प्रोटेक्टेड एक घर की छत के नीचे बैठे हुए हैं। जब आप हल्का सा अगर वर्क एनवायरनमेंट में जाते हैं, थोड़ा आपको एक्सपोजर मिलता है, तो तब आपको पता लगता है कि जितनी टॉक्सिसिटी, जितनी लेग पुलिंग में कहूँगी, जितना एक अजीब सा एनवायरनमेंट, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे इस तरह की पॉलिटिक्स भी चल रही होती है, इंसान को अपनी ईगो को मार के बाज़ औक़ात इतना कुछ करना पड़ता है कि आप रियलाइज़ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। एंड मेन डू दैट, दे सेल्फलेसली डू दैट फॉर द सेक ऑफ देयर फैमिलीज। एक ख़राब जॉब में लगे होते हैं, ऐसी जॉब्स में होते हैं जहाँ पे, मुझे याद है मेरे ऑफिस में बहुत सारे ऐसे लोग होते थे, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगी, कि वो कहते थे प्लीज़ मैम मेरा रिव्यू अच्छा दे दीजिए, कि वो ना 10% का फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा, मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहे होते थे मुझसे उम्र में बड़े, और वो क्यों कर रहे होते हैं? वो जो उन्होंने रिक्वेस्ट की है, एक ईगो मारा, एक मर्द बात कर रहा है एक औरत से इस तरह, वो अपनी फैमिली के लिए कर रहा है, अपने बेटे बच्चों के लिए, बीवी के लिए कर रहा है कि बर्थडे आने वाली है तो कुछ हो रहा है तो अच्छे कॉलेज में भेज सकें। आप किसी भी शख्स से बात करें जो 8वीं 9वीं में जिसके बच्चे पढ़ रहे हो, किसी भी मर्द से, और आप पूछें उससे कि क्या प्लान है बच्चों का, बच्चों को नहीं पता होगा उनका क्या प्लान है। बाप ने सोच के रखे होंगे यूनिवर्सिटी के नाम, उसने सोच के रखा होगा इंजीनियरिंग, डॉक्टर, इतने मतलब वो इतने पहले से प्लानिंग कर रहा होता है, क्योंकि वो इकट्ठा कर रहा होता है। बच्चे लॉस्ट होते हैं, पता नहीं, देखते हैं जब रिजल्ट आएगा तब बताएंगे, लेकिन बाप को पता होता है। और शायद बच्चों को तब लग रहा हो कि बाप हमारे से इतना डिटैच्ड है, पूरा दिन और वो जॉब मेहनत में कर होते रहा है। बिल्कुल, वो मेहनत कर रहा होता है। तो लेडीज़, इन औरतों को, वाइफ्स को समझना चाहिए कि प्लीज़ उसके अगर वो मेहनती है तो आप लड़ें ना, आप बिल्कुल लड़ें। अगर वो वीक में 3 दिन दोस्तों के साथ गुजार रहा है, वो पार्टीज़ में जाता है, आपको साथ नहीं ले जाता, या तो आप उसके साथ हो कि भाई तो मेरी पार्टनर हो, मेरे साथ चलो, हाँ, ये चीज़ है। लेकिन अगर वो अलग अकेले अकेले जा रहा है, अकेले अकेले चीज़ें कर रहा है, अब वो हर महीने उनका ट्रिप बन रहा है दोस्तों के साथ, वो नारायण कागान जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, वाइफ को नहीं ले जाते, बच्चों को नहीं ले जाते, आप लड़ें। हाँ, क्योंकि ये चीज़ आप 6 महीने में एक दफ़ा दोस्तों के साथ करें, लेकिन जब जब ट्रिप्स का मौका मिले, ज़्यादातर फैमिली होनी चाहिए। पर अगर वो शख्स काम कर रहा है, प्रोजेक्ट्स कर रहा है, रातों को बैठ बैठ के कोडिंग्स कर रहा है, मतलब US की भी जॉब उठा ली, पाकिस्तान की भी कर रहा है, आप प्लीज़ उसको फिर रिगार्ड करें। ये ना कहें कि मुझे तुम ये नहीं ख़रीद के दे रहे, मेरे साथ बाहर नहीं जा रहे, मुझे डिनर नहीं करवा रहे, ये सब ना करें। और अपनी तरफ से एटलीस्ट जो कम्फर्ट आप दे सकते हैं वो तो दें। बिल्कुल। अच्छा, बहुत मज़े की आपने बातें की हैं। अगर मैं आपसे एंड में, मतलब है तो वही कि आप इतनी पूरी यूनिवर्स को छोटी सी बातों में कवर नहीं कर सकते, बट देन अगेन अगर मैं कहूँगी कि कोई एक जो आपको भी बेस्ट एडवाइस मिली हो रिलेशनशिप के हवाले से, या आप देना चाहें आगे लोगों को, और एक सबसे बुरी एडवाइस जो किसी ने दी हो कि बंदा कहे कि तौबा, और ये तो आप लोगों को ज़रूर बताएं कि ऐसा प्लीज़ किसी को मत बताएं, व्हाट वुड दैट? अच्छा, मैं ये कहूँगी, मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ा है कि सबसे बुरी एडवाइस जो हम देते हैं लोगों को रिलेशनशिप में, वो ये है कि किसी ऐसे शख्स से शादी करो जो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। नहीं,
क्योंकि जब उसको आप मिल जाएंगी और उसको जब एक गारंटी हो जाएगी कि आप मिल गई हैं और वो बाकी चीज़ों पे फोकस करने लगेगा और आप उससे बहुत मोहब्बत नहीं करती थी, तो आपकी मटीरियलिस्टिक रिलेशनशिप हो जाती है और आप कहती हैं तुम तो बदल गए। और आप इसमें होती हैं कि ये तो मोहब्बत मुझे बहुत मिल रही थी पहले, अब किधर गई, अब वो कैरियर पे फोकस कर रहा है, अब वो बच्चों पे फोकस कर रहा है, अब वो किसी पढ़ाई पे कर रहा है। लेकिन जब आप किसी से बहुत मोहब्बत करें खुद और आप उससे शादी करें, तो वो आपके साथ जिस तरह भी रह रहा होगा आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि आप इससे उतनी मोहब्बत करती हैं कि चलो उसने मुझे ये दे दिया तो भी ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। मेरा मतलब लव मैरिज से नहीं है, लेकिन जो मोहब्बत होती है वो आपकी तरफ से आपको फील होना चाहिए कि ज़्यादा है। लेकिन अगर आप किसी दिन बैठ के ये कह देना कि वो मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। यू शुड ऑलवेज बी द वन हु सेज कि मैंने ज़्यादा मोहब्बत की है, मैं मोहब्बत ज़्यादा करती हूँ। क्योंकि जब दूसरा कर रहा होता है इसका मतलब आपका एजेंडा दूसरा था। दूसरे के लिए भी तो शायद फिर आप एक गोल थे कि आपसे एक मोहब्बत आप चाहिए हो थी, सकता है, लेकिन जब आप दोनों से बिल्कुल, लेकिन आप दोनों से बात करें अलग अलग, तो आइडियल यही होता है कि वो भी कहे कि मैं ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और वो लड़की कहे कि मैं भी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। ऐसे सिचुएशन में मतलब वो दोनों पुश कर रहे होंगे कि हम कुछ हम और दोनों करें। वो मेहनत करके कर रहा होता है कि मैं अपनी फैमिली को प्रोवाइड करूँ, ये सपोर्ट बन के कर रही होती है कि मैं बैकबोन हूँ, मैं वो चीज़ करूँ जहाँ पे वो नहीं होते, मैं उसको फुलफिल करूँ। तो इसलिए दोनों की मोहब्बत बराबर होनी चाहिए। लेकिन ये बात कहना, क्योंकि मैंने बहुत सुना था कि उससे शादी करो जो तुमसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, ये गलत है। बिकॉज देन यू गेट अ हिट ऑफ रियलिटी, जब उसकी मोहब्बत बटने लगती है। बिल्कुल। और जो सबसे अच्छी एडवाइस है वो मैं कहूँगी कि आप यही करें कि जब आप किसी के साथ उसकी लॉयल्टी देख लें एक दफ़ा कि वो आपके साथ ईमानदार है, ठीक है, अच्छा ईमानदार के साथ सच्चा भी आ जाता है और उसके साथ वफादारी भी आ जाती है, और वो काम में ईमानदार है। आपको ये दिखे कि वो अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करता है। मम्मी बॉय होना और माँ बाप से मोहब्बत करना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। फैमिली से मोहब्बत करता है, अपने भाई बहनों से करता है, ऐसे शख्स से शादी करें, क्योंकि इसका मतलब वो रिलेशनशिप्स को समझता है। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है जो आपको शादी से पहले कह रहा है कि हम तो अलग रहेंगे, मेरे बाप के साथ मैं बहुत रह लिया, मेरी मामा की ये मसले हैं, मेरी बहन बड़ी नकचिड़ी है, इसका मतलब वो कल को आपके भाई बहनों को भी नहीं समझेगा, ना वो आपके पेरेंट्स को समझेगा, क्योंकि वो अपनी रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट नहीं करता तो आपकी भी नहीं करेगा। अच्छा, शायद कल को वो जाके आपके भी अपने दोस्तों में, अपनी वर्क प्लेस में ऐसी बुराई कर रहा हो। अगर वो अपने इतने मुखलिस रिश्तेदारों की, मतलब अपनी माँ की, अपने बाप की, अपने बहन भाइयों की बुराइयाँ आपसे करे, इवन बिफोर यू आर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, अभी आप उसके कुछ नहीं लगते, तब भी अगर वो आपके साथ इतना ओपनली करे, तो शायद फिर कल को वो जाके ऑफिस में अपनी बीवी के बारे में भी बुराइयां करोगे, मेरी बीवी तो ये है तो हाँ, वो मैंने ना असल में सुना था एक लड़की से जिसने कहा था कि वो तो मेरे लिए ना अपनी मतलब साथ रहते हैं सारे और मेरे लिए वो अलग हो जाएगा। तो मैंने कहा तुम्हारे लिए अलग हो जाएगा, ये बोला है उसने, या फैमिली की सेटिंग ये है कि जब होगा तो हम अलग फ्लोर कर लेंगे। तो कहने लगी नहीं मेरे लिए वो बस चिड़ा रहता है। तो मैंने उसको उस टाइम पे कहा था, मैंने कहा नहीं, इट्स अ रेड फ्लैग। तो और यही हुआ कि वो उस लड़की के पेरेंट्स की ज़रा सी रिस्पेक्ट नहीं करता, और आज मोहब्बत सारी चली गई है। वो उस लड़की को सिर्फ एक चीज़ खलती है कि जब मैं अपने भाई बहन का नाम लूँ बदतमीज़ी से बात करता है, माँ बाप का नाम लूँ बदतमीज़ी से करता है। अलग रहते हैं, बिल्कुल अलग घर है, सब कुछ है, लेकिन उसको वो चीज़ खलती है अंदर से कि इज़ अ डिसरिस्पेक्टफुल गाय। तो ये चीज़ कितना तो इसलिए आप ये देखें कि अगर वो शख्स अपनी फैमिली के साथ लॉयल है तो उसको मिक्स मत करें कि वो जो माँ कहती है वो सुनता है, ये चीज़ नहीं। रिस्पेक्ट करना, अपनी भी से रखना, रिस्पेक्ट करना, बड़े भाइयों की, बहनों की, माँ बाप की, चचाओं की, इन सब की जो बंदा रिस्पेक्ट करता है, ऐसे शख्स से शादी करें। दिस इज़ द बेस्ट रिलेशनशिप एडवाइस आई कैन गिव। नो, आई एम श्योर जो लोग इससे बेनिफिट लेंगे, इस पे अमल दरामद करेंगे, आई एम श्योर उनके लिए ज़िंदगी में बहुत सुकून हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको शुरू में रियलाइज़ नहीं हो रही होती, और आप एक अलग ही दुनिया में होते हैं, एक अलग ही हार्मोनल केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं कि आप ऐसी रैशनल चीज़ें छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे होते। और फिर अब इसी से रिलेटेड मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि अभी हमने बात की फिर कल को वो जाके बुराइयाँ कर रहे होते हैं। वी हैव सीन एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल कमिंग टू द वर्क प्लेसेस एंड क्रिबिंग अबाउट देयर स्पाउसेस। मुझे तो घर में खाना भी नहीं मिलता, मुझे तो ये भी नहीं होता, उसको तो मेरी फिक्र नहीं है, हर टाइम ये लगी रहती है, ये अपना बिल्कुल मतलब कर रहे होते हैं। और शायद फिर वो जो उधर फीमेल्स काम कर रही होती है उनसे वो इमोशनल क्वेश्चन जो नहीं भर रहा होता, समहाउ वो चाह रहे होते हैं। और फीमेल्स भी बड़ी, बिकॉज आई लिटरली हैड एन एग्जाम्पल जहाँ मेरी पिछले हफ्ते एक दोस्त कहती है, बेचारा एक हमारे ऑफिस में है
उसका इतना ही सीन है, उसको खाना भी नहीं मिलता, और ये मैंने कहा तुम क्यों बीच में आ रही हो, मतलब इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस देंगी, बीइंग अ कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, who do they need to communicate with in the first place? अच्छा, जो लड़कियां हैं ना, वो तो एक चीज़ ये ध्यान रखें कि कोई लड़का बेचारा नहीं होता जिसकी बीवी उसका ख्याल नहीं रखती, उसको सड़क पे रखती है, खाना नहीं देती, वो लड़का ऐसे रिलेशनशिप से निकल जाता है। अच्छा। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे यहाँ थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों ये कल्चर एक दिखना शुरू हो गया है कि मर्द जो हैं, जैसे आपने क्वेश्चन किया, अपनी फुलफिलमेंट जो है वो काम से करना शुरू हो गए हैं। तो काम पे ज़रूर वो कोई एक आध लड़की दोस्त ढूंढने लगते हैं। दिस इज़ नॉट जनरल, बट दिस इज़ टॉकिंग अबाउट दोज स्पाउसेस। जब भी आपसे कोई बंदा अपनी वाइफ की बुराई करे, उससे ज़्यादा बेवफा कोई नहीं है। मैंने ये देखा है कि कुछ बीवियाँ अच्छी नहीं होती, वाकई नहीं होती, लेकिन क्योंकि एडजस्ट हो रही होती हैं, बहुत साल लगते हैं उनको समझने में, लेकिन मैंने देखा है वो मर्द कोई बुराई नहीं करते। वो साफ उसकी तारीफ़ करते हैं, उसने जितना किया होता है उसी को देख रहे होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि 2-3-4 साल लग जाते हैं पूरे रूटीन में आने में, समझने में। लेकिन कोई मर्द किसी गैर औरत से अगर अपनी बीवी की बुराई कर रहा है, देन आप प्लीज़ भाग जाएं वहाँ से। ठीक है, आप सिर्फ सुने, और सुनने के बाद आप कहें कि सर ये आपका पर्सनल मैटर है, तो मेरे ख्याल से आपको एक कम्युनिकेशन करनी चाहिए अपनी वाइफ के साथ। वो तो सुनती नहीं है, वो तो मेरे ऊपर चीखने लगती है, रोने लगती है, तो सर आप प्लीज़ अपनी इन लॉज को इन्वॉल्व करें और आप फ़ौरन काम की बात करें। डू नॉट बिकम दैट पर्सन फॉर दैट मैन कि वो आपको यूज़ करे काम पे। प्लीज़ इसका मेक श्योर करें। वो आपको काम पे, चाहे वो बीवी की बुराई करके, मैं ये नहीं कहती खुदा खास्ता कि अफेयर होने जा रहा है, लेकिन उसको सिर्फ एक काम पे एक ना एक पार्टनर मिल जाए जिससे बस वो बुराई बस हो जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखिए, जो डिसलॉयल्टी के बहुत सारे मरहले हैं, उसमें ये भी होता है कि अपने पार्टनर की बुराइयां करना और किसी के अंदर कुशन ढूंढना। फिर क्या होगा, शाम को कभी मैसेज कर दिया आपने, कोई मैसेज कर दिया, यहीं से तो बातें बढ़ती हैं। तो आप इस चीज़ को समझें कि एक तो वो झूठा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने कोई कॉल देख ली है या कुछ सुन ली है जहाँ पे वाइफ उसकी चीख रही थी, आपको क्या पता वो क्या चीज़ हुई थी, क्या पता वो वही गलती करके आया है कोई, तो पहले आप बिल्कुल भी इस चीज़ को एंटरटेन मत करें। ऐसे मर्दों को शट अप दे दिया करें प्लीज़, वहाँ से वॉक आउट कर जाया करें। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपको कोई यूज़ ना करे, आपको यू हैव टू मेक श्योर आप काम के लिए गई हैं, काम करें। दोस्तियाँ भी होती हैं ऑफिसेज़ में, एक दूसरे से हंसी मजाक होता है, लेकिन किसी की पर्सनल स्टोरी आपसे शेयर होना शुरू हो जाए, आप समझ जाएं आप यूज़ होने जा रही हैं। मूव आउट फ्रॉम देयर, जस्ट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाएं। ऑफिस में जब आप किसी से भी पर्सनल कन्वर्जेशन कर रहे होते हैं, और ये मैं बड़ा एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, और आप एक ग्लास डोर रूम में बैठे हुए हैं, आप यकीन करें ऑफिस का हर बंदा बॉडी लैंग्वेज से समझ सकता है कि आप पर्सनल कन्वर्जेशन कर रहे हैं। हर शख्स समझ सकता है। ऑफिस की कन्वर्जेशन लैपटॉप खोल के जब आप काम की बात कर रहे होते हैं, लोग समझ जाते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। और उसी तरह लैपटॉप खोल के ड्रामा करके आप अपनी बीवी की बातें, और आप एक एक्टिंग कर रहे हैं कि जैसे लोगों को लगे लैपटॉप पे, लेकिन आप असल में जो है, यार उसने मेरे साथ ऐसे किया, लोग समझ जाते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसीलिए तो गॉसिप्स और चीज़ें निकलती हैं, हाँ। लोगों की नज़रें तेज़ होती हैं। हम इंसानों की बॉडी लैंग्वेज जिनको हम यूज टू होते हैं, थोड़ी सी भी चेंज होती है हम पहचान लेते हैं। हम नहीं पहचानते सुबह सुबह आके कि रात को सोई नहीं, उसने एक लफ्ज़ नहीं बोला होता, या फिर हम सुबह सुबह देख लेते हैं यार क्या लड़के आए हो बेगम से, हम समझ जाते हैं क्योंकि हम उनको पहचानते हैं ना, तो हम फ़ौरन समझ जाते हैं। तो आप प्लीज़ अपनी बदनामी मत गैदर कीजिए, आप वो चीज़ मत बनिए उस शख्स के लिए, आप उसके लिए वो क्वेश्चन ना बने। अपनी सेल्फ इस्टीम रखें, स्किल हासिल करें, जॉब इतनी अच्छी तरह करें कि आपको कोई इस तरह यूज़ ही ना कर सके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे साथ हमेशा आई हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। शुरू में मैंने ये चीज़ें सीख ली थी। मेरी बहुत अच्छी किस्मत ये थी कि मेरा छोटा सा टेन्योर एक था, जो बहुत अच्छे ट्रेनर्स थे, डॉक्टर मेहतम अल सलमान और डॉक्टर मोहम्मद तिकरीती, ये NLP और HBDI के ट्रेनर्स थे। इनके साथ मैंने काम किया। उन्होंने जो मुझे कहते थे मेरे लिए सुनहरी चीज़ होती थी। वो जो एडवाइस कभी दी उन्होंने, मीटिंग में कैसे बात करना है, बॉडी लैंग्वेज कैसे रखनी है, हाथ कैसे शेक करना है, नोडिंग कैसे करनी है, ये चीज़ें उन्होंने ऐसी रखी थी जिससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। तो मेरे साथ वो हो नहीं पाया। तो मेरे साथ जब कोई करता था अपनी वाइफ की बात या गर्लफ्रेंड की बात, तो मैं बड़े आराम से जो है उसको एक को चुप करा देती थी। हाँ, बहुत आराम से, क्योंकि मुझे अपने काम पे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं अगर इसकी ना सुनूं तो ये क्या बिगाड़ लेगा। जिन लड़कियों को खौफ होता है कि उनके अंदर कोई कमी है, जॉब ना चली जाए, वही ये बैठ के गॉसिप सुनती हैं। हाँ, उनको लगता है कि मजबूरी है। सो डोंट मेक इट। ये इतना बड़ा दलदल है कि जब आप फंस जाएंगी ना, फिर निकल नहीं पाएंगी। ज़्यादा आसान है शुरू में नो कह देना। राइट। अच्छा इरम, बहुत
अच्छा लगा आपसे बातें सुन के, एंड आई एम श्योर कि हर सवाल में कोई ऐसी वरना तो मैं कहती हूँ कि जनरल पर्सपेक्टिव से एक डिस्कशन चल रही होती है, बट आपकी कॉन्वर्सेशन में इवन मेरे लिए भी हर सवाल में कोई ना कोई टेक अवे नोट मैंने नोट कर लिया है। बिल्कुल एंड में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो वर्किंग वुमेन होती हैं, जैसे अभी आपने बात किया कि एक आपकी अपनी आइडेंटिटी, एक स्ट्रॉन्ग वो ले के बाहर जाना कितना ज़रूरी होता है। आप तो लकी थी कि आपको वो ट्रेनर्स मिल गए जिनकी बात को आपने माना, कुछ सीखा और उसको माना, उस पर अमल दरामद भी किया। तो ऐसी कुछ टिप्स आप उन यंग लड़कियों को, स्पेशली अगर मैं कहूँ जिन्होंने अभी जॉब्स शुरू की हैं, बहुत यंग हैं, एमेच्योर हैं, अभी नहीं पता कि अपना स्टांस कैसे लेना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, जिस इन्वायरमेंट में जा रही है वहाँ पे ज़्यादा अफेक्ट ना हो, ये चीज़ें नहीं समझ आती, उनके लिए कोई छोटी छोटी टिप्स अगर आप यकीन करें मरियम, मेरी एक जॉब ऐसी थी जहाँ पे जब मैंने घर फ़ोन करके अम्मी को बता रही थी कुछ कि मैं इतने बजे आऊँगी इतने बजे, तो मेरा बॉस आया, उसने मेरे हाथ से फ़ोन पकड़ के रख दिया। मैं ऐसी भी जॉब में काम किया है दुबई में, तो हम सब के साथ होती है, लेकिन उसने मुझे ये सिखा दिया था कि उस वक्त तो मैं चुप हो गई थी, आई वॉज जस्ट 18.5, लेकिन थोड़े से अरसे के बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं जब बात करती थी तो मैं आंखों में आंखें डाल के जो बात थी वो करना, फालतू का हंसना नहीं, मजाक नहीं करना। और जब रिपोर्टिंग होती थी, रिपोर्टिंग सीरियस दिया करती थी। तो आपको मेक श्योर ये करना है कि देखें, एक तो पहली चीज़, आपको अगर काम पे कोई सुबह सुबह या दोपहर में आके कि आज बड़ी अच्छी लग रही है, कलर बड़ा अच्छा लग रहा है, शट अप करवाइए वहाँ पे। वर्क प्लेस फ्लर्टिंग जो चल रही होती है, समझ नहीं आती ये लड़कियाँ समझती नहीं हैं, ये बिगनिंग होती है। अच्छा, कोई आपसे इतना कह दे कि वज़न लूज़ कर लिया है, आप उस पर शट अप करवाइए। और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि जहाँ पे HR है अच्छी, आप प्लीज़ रेस करें। एक दफ़ा मशहूर हो जाएगा ना कि ये तो HR में चली जाती है, नौकरी पे नहीं निकलवा रही आप, आपसे बस एक मशहूर हो जाए, लोग का एक डर पैदा हो जाता है। इसके लिए देखिए, मैं बार बार कहती हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका असली काम है आपको उसमें अच्छा होना ज़रूरी है। अगर आपका बेसिक काम आप नहीं कर रही हैं तो ऑफ कोर्स आपको डर रहेगा, ना आप HR में जाएंगी ना आप कुछ करेंगी। बेसिक स्किल अपनी अच्छी सी रखें, जिस काम पे जा रही हो उस काम में कॉन्फिडेंट रहें, उसकी पढ़ाइयाँ करें। आपको जब फ्री टाइम मिलता है ऑफिस में बैठ के उसका कोर्स करें, आपकी HR कुछ नहीं कहेगी आपको। जैसे ही कुछ फ्री होता है, आपका एक केस बंद हो गया, आपके पास टाइम है, दूसरा केस नहीं आया अभी तक, बैठ के पढ़ाई करें, कोर्स लें उस पर, अपने आप को बिजी रखें, फालतू उस तरह ना छोड़ें। यकीन करें, ये जॉब आपकी आखिरी या पहली उस तरह की नहीं है। इस जॉब से बहुत बढ़ के आप कमा सकती हैं, कर सकती हैं। आप स्किल हासिल करें, नेक्स्ट जॉब अपनी डबल सैलरी पे रखेगा, उससे अगली जॉब अपनी 150% हायर पे रखिएगा। छोटा क्यों सोचती हैं? उसके लिए ज़रूरी है कि आज की जॉब पे बहुत मेहनत करें, किसी को अपने ऊपर पर्सनल कमेंट ना करने दें, किसी को ये ना पूछने दें कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं तो क्या होता है। मतलब शुरू में जाके हम ये गलतियाँ कर देते हैं। तो आप ये तब कीजिए जब आप रिलैक्स हो जाए, आपको लोगों की समझ आ जाए, आप शेयर करने में आपको इजी फील हो रहा है। इंगेजमेंट तो नहीं हुई है आपकी, कहीं बात तो नहीं चल रही है आपकी, तो आप फ़ौरन कहेंगे मेरा पर्सनल मैटर है, आपका क्यों जानना है आपको। और सबसे आसान तरीका होता है क्यों जानना है। तो वहाँ पे जब वो कहे ना ऐसी जानना है, तो नहीं मतलब क्यों, मुझे मकसद बताए, मैं आपको जवाब दे दूंगी। एग्जैक्टली, मतलब क्यों। तो जैसे ही आप लोगों से पूछते हैं ना कि व्हाई डू यू वांट टू नो दैट, व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट इन इट, तो वहाँ पे वो रुक जाते हैं कि भाई मेरा, क्योंकि अपने आप को भी टटोलने लगते हैं ना कि मैंने सवाल क्यों कर दिया इससे, अपना भी ख्याल आने लगता है, आपको वो बंदे की नेचर भी समझ आ जाती है। सो देयर आर 2 थिंग, एक तो रूड नहीं होना होता, रूड नहीं करना है, ठीक है, सर्विस अपनी रखनी है अच्छी, अप्रोचेबल रखना है, लोग आके आपसे बात कर सकें, काम की बात बहुत खुशी से कीजिए, काम की बात पैशनेटली दिखाइए, प्रेजेंटेशंस में मजाक भी कीजिए जो काम से रिलेटेड है। पर्सनल जब कोई आने लगे वहाँ पे थोड़ा सा कि यार क्यों जानना चाह रहे हैं, आई एम नॉट कंफर्टेबल, मेरी लाइफ प्राइवेट है। बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिनकी हमें प्राइवेट लाइफ नहीं पता, वो सीधा कहते हैं, सोचे मीडिया पे आते हैं और सीधा कहते हैं हमें नहीं पता होता उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, कितने बड़े हैं, कितने हैं, क्या हैं वो, क्यों, क्योंकि वो रोक लेते हैं। अच्छा, और कुछ सालों के बाद हम उनको रिस्पेक्ट भी इसीलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बाउंड्री सेट, बिल्कुल बाउंड्री सेट की हुई होती है। तो आपको करना चाहिए ये ज़रूर कि आप रोकें लोगों को, लेकिन बहुत ही एक अच्छे तरीके से। रूडनेस इज़ नॉट द आंसर। जो मैं देखती हूँ लड़कियों के कि या तो एकदम रूड हो जाती हैं कि कोई कुछ सवाल पूछ रहा कर रहा है तो एकदम टेढ़ा फेस बना के ऑफेंड होके जवाब दे रही होती हैं। हर कोई आपके साथ अफेयर नहीं करना चाह रहा। कभी कभार लोग स्मॉल टॉक करना चाह रहे होते हैं, कभी कभार लोग वैसी आइस ब्रेकिंग करना चाह रहे होते हैं, जैसे आपकी नेटवर्किंग। बिल्कुल, मुझे जैसे एक दफ़ा एक साहब ने कहा कि मैंने आपको कहीं देखा है, मेरी शुरू के प्रोजेक्ट में, तो मैंने कहा नहीं शायद
थोड़ा सा यूट्यूब पे एक आध कोई वीडियो है खाली वो देखी होगी, और उसके बाद मुझे एक साहिबा ने कहा आपको पता है ना वो ऐसे ही ट्राई कर रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो आइस ब्रेक कर रहा था, वो परेशान था कि मैं बात कैसे शुरू करूं, लेकिन मुझे पता है ना मैं उसको कहाँ तक रख सकती हूँ, तो मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि वो आइस ब्रेक कर चुका और हमने फिर उसके बाद बात की। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि देखिए हम जो है ना वी बिलोंग टू दी फीमेल एनिमल स्पीशीज़ जो होती है ना, उनको जो डर, जैसे डियर के बारे में बड़ा कॉमन है जो फो होती है कि वो कई किलोमीटर दूर का उसको पता चल जाता है कि ख़तरा आ रहा है। मर्द जो है ना वो टहल रहा होता है, वो खाना खा रहा होता है, वो इधर उधर फिर रहा होता है, वो खुशबू सूंघ रहा होता है जब तक से सामने ना आ जाए। तो औरतों में एक सेंस होती है कि उनको शुरू से पता चल जाता है कि क्या चल रहा है। अपनी वो सेंसेस यूज़ करें, अपनी गट्स को बिलीव किया करें। अंदर से जो एक आवाज़ फीलिंग आती है किसी को पहली दफ़ा देख के, किसी पे नज़र डाल के, उसको बिलीव किया करें। एंड देन उसके बाद जब आप बिना किसी शौक के जाएंगी ना कि मैं तो समझ गई हूँ मेरी लिमिटेशंस क्या है, उस तरह काम भी करें, काम को एंजॉय करें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखें। राइट, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर देखने वालों के लिए ये भी एक बहुत इनलाइटनिंग से एपिसोड थी। बहुत सारे टेक अवे नोट्स, जैसे मैंने आपको शुरू में कह दिया, मुझे पर्सनली भी मिल रहे थे। आपकी बातों से मुझे बहुत सारे लोगों की रिलेटेबल बातें भी मिल रही थी, और एक आध तो मुझे भी मिली है जो मैं रील सेंड करके मुझे पता लग गया मैंने किसको सेंड करने। बट आई थिंक दैट्स द ब्यूटी। इसी तरीके से एक आपकी कम्युनिटी बिल्ड होती है, और इसी तरीके से जब हम लोग बात कर रहे होते हैं, अब देखिए बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो शायद आप वो चीज़ें फेस कर रहे होते हैं, उसी दलदल में भी शायद होते हैं, लेकिन यू जस्ट डोंट नो व्हाट्स द नेम ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, या इसको ओवरकम कैसे करना है, या आया ये गलत है भी या नहीं भी है। तो उस स्टेज से निकलने में आई एम श्योर आज बहुत सारे लोगों को मदद मिली होगी। आई वुड लाइक टू से थैंक यू वंस अगेन फॉर टेकिंग आउट टाइम। इंशाल्लाह विल हैव यू वंस अगेन फॉर अनदर सेशन, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह। थैंक यू। Thank you. This is it from this episode. Inshallah, we'll see you next week with another guest. Till then, take really good care of yourself. Allah Hafiz.